तो मैं आ गया हूँ मास्टर्स डेटी के एपिसोड के 61 के साथ। चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस लड़की को देखते हैं जो बोलती है, जो मैंने तुम्हारे ऊपर मैजिक चार्म लगाया है, इससे तुम मुझसे प्यार करने लगोगे, इसी वजह से तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। एंड उसके बाद वो लड़की चिल्लाती है, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाली, समझे? इसी वजह से तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, क्या मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ? एंड उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की का चेहरा पकड़ता है एंड कतई रोमांटिक तरीके में बोलता है, तुमने पहले मेरे ऊपर ये मैरिज टेलिस्मान लगाया और अब जब मैं तुमसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ तो तुम मना कर रही हो मुझे लगता है कि मना करने वाली तो तुम हो। एंड हमारे हीरो को इतने ज्यादा करीब देखकर लड़की सोचती है कि वाह कितना हैंडसम है यार ये। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की को नोज ब्लीडिंग होने लगती है एंड वो सोचती है, हजारों लड़कों पर जितनों पर भी मैंने अपना ये जो मैरिज टेलिस्मान है या चार्म मैजिक स्पेल इसका यूज किया ना, वो बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह मेरी हर एक बात माना करते थे, लेकिन ये थोड़ा अजीब है, ये थोड़ा अलग है। एंड उसके बाद हमें देखते हैं कि एक सांप ने उस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लिया होता है। एंड दोस्तों ये सांप हमारा हीरो होता है जिसने उस लड़की को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से जकड़ लिया होता है। एंड हमें पता चलता है ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा ताकतवर, अमेज़न के जंगली पाइथन से भी ज्यादा खतरनाक है और मुझे लगता है कि अब मैं उसकी शिकार बनने वाली हूँ। तो दोस्तों वो लड़की यही सोच रही है, लेकिन वो लड़की पूरा अपना 100% देकर कोशिश करती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। एंड वो उस सांप की जकड़ से अपने आप को छुड़ा लेती है। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारा शिकार करने वाली हूँ, तुम नहीं। एंड उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो को किस कर लेती है बड़ी पैशनेट तरीके से। और उसी टाइम पर हमें की यून का सीन दिखाया जाता है जो कि वहीं बगल में बेहोश पड़ी हुई है बेचारी। एंड उसके बाद उसे धीरे धीरे होश आता है। सो वो अपने सामने एक चीता और सांप को लड़ता हुआ देखती है। सो तुम लोग समझ सकते हो कि क्या हो रहा है वहां पर। सो वो ये देखकर सोचती है कि क्या ड्रैगन और टाइगर के बीच लड़ाई? अब वो सांप इतना बड़ा है कि उसे ड्रैगन लग रहा है। एंड ये देखकर वो भी थोड़ा शर्मा सी जाती है, बोलती है कि इतने ज्यादा दिन दहाड़े ये क्या काम चल रहा है यहाँ, इनको शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोल रही है। लेकिन उसके बाद वो जरा अच्छे शांत दिमाग से सोचती है, जरूर से भैया सपना होगा और मैं अभी तक शायद से बेहोश हूँ, अभी तक जागी नहीं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मस्त भाई सुबह हो गई है, सूरज चाचू निकल आए हैं। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि कतई अपनी चड्डी पहने हुए हैं। एंड बेचारे को काफी ज्यादा शर्म आ रही है, उसे बहुत ज्यादा बुरा गिल्टी फील हो रहा है कि उसने ना जाने रात में क्या क्या काम किया। एंड रात में नहीं दोस्तों, क्योंकि तुम लोगों को याद होगा कि जब क्यून उठी थी तो वो बोल रही थी कि सुबह इतने दिन दहाड़े ये क्या कर रहे हैं, यानी कि दिन रात यानी कि कितने घंटे, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है, मैं मैथ में इतना अच्छा नहीं हूँ, समझे। एंड हमारा हीरो अपनी जो जैकेट है वो उस लड़की को पहनाए हुए हैं क्योंकि शायद से उस लड़की ने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो कतई बुरा फील कर रहा होता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो किसी अबला नारी की तरह रोने लगता है एक कोने में जाकर। एंड बोलता है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं आखिर रूथलेस नजरें कैसे मिलाऊंगा। एंड दूसरी हम उस लड़की को बोलती है कि मैं अभी तक ना जाने कितने ही लड़कों से मिल चुकी हूँ और कितने ही लड़कों के साथ रात गुजारी है, लेकिन तुम कुछ अलग हो। एंड उसके बाद वो लड़की बड़े ही प्यार से बोलती है, हम दोनों ने अपना जो गॉड एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया है और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें आने वाले फ्यूचर में फिर हो सकती हैं। हमारे पास शादी करने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। सो हमारा हीरो बोलता है, मैंने तुम्हारी बॉडी में जो अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ना, अब मैं उस बारे में क्या ही बोलूं। अब बस तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो क्योंकि मैंने ये सब एक मैरिज टेलिस्मान के चक्कर में कर दिया यार। उसके बाद हमारा हीरो क्यून की तरफ देखता है। क्यून किसी बुद्धा की तरह यानी कि किसी संत की तरह एक जगह पर बैठी हुई है। उसे देखकर हमारा हीरो सोचता है, और भैया ये एक और कैरेक्टर है जो संत बन चुका है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने अपने कपड़े पहन लिए हैं। वो बोलता है, चलो भाई हम सभी पहले क्लाउड गेट पर चलते हैं और यहाँ पर ये बकवास करना बंद करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता, हमें हमारे हीरो की बिल्डिंग दिखाई जाती है, ये उनकी कंपनी। वहां पर हमारा हीरो उस लड़की को लू शू को लेकर आ चुका होता है। एंड वो बोलता है, तुम सभी को लू सुशी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, अब ये भी हमारे क्लाउड गेट की एक मेंबर है। एंड वो सभी ये सब देख रहे होते हैं। एंड जो रूथलेस है वो हमारे हीरो को इस तरीके से देखकर बोलती है, क्या तुम सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, कुछ दिनों पहले मेरा क्वीन यू के साथ कॉन्टेक्ट टूट गया और तुम वहाँ जंगल में इस लड़की को लाने के लिए गए थे। हाँ, उसके बाद हम रूथलेस और लू सुशी की एक दूसरे के आमने सामने टक्कर को देखते हैं जहाँ पर लू सुशी बोलती है, आखिर तुम कौन हो? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो। आफ्टर ऑल हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना? सो रूथलेस बोलती है, मैं हमारे ब्रदर को तुमसे भी ज्यादा लंबे टाइम से जानती हूँ और मैं उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और सेक्रेटरी भी। और आखिर तुम क्या हो? हाँ, तो तभी अचानक हमारा हीरो उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों की लड़ाई को सुलझाता है कि भाई 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 चलो सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है।
तभी वो दोनों हमारे हीरो पर चिल्लाती हैं एंड बोलती है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, डर की कहीं का। एंड उसके बाद जो लुशुशी है वो चिल्लाकर बोलती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा ताकतवर हूँ। रूथलेस बोलती है कि लड़कर क्यों नहीं देख लेती हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। एंड भैया उसके बाद उन दोनों की लड़ाई वहीं पर स्टार्ट होने वाली होती है। हम देखते हैं उन दोनों की बॉडी में से काफी पावर निकलने लगती है, लेकिन तभी अचानक हमारे हीरो की बॉडी में से एक डीमन निकलने लगता है, यानी कि डीमन वाली पावर। एंड क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा होता है यार ये दोनों कर क्या रही है, इतनी लड़ाई करने की क्या ही जरूरत है। एंड हमारा हीरो बोलता है कि मैंने तुम दोनों से कहा ना कि चुप हो जाओ। सो उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद कर देती हैं, लेकिन वो अपना अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती हैं। एंड उसके बाद हम क्यून को देखते हैं जो बोलती है कि क्या बकवास चल रही है। एंड उसके बाद जो क्यून है वो वहां से जाने लगती है, बोलती है आखिर ये बेवकूफ लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। सो उसे जाते हुए देखकर हमारा हीरो बोलता है कि क्यून मुझे पता है कि तुमने अपनी फैमिली और अपनी बहन को खो दिया है, इसी वजह से अभी तुम बहुत ज्यादा दर्द में हो, लेकिन इसी तरीके से हमेशा दर्द में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, क्योंकि ये तुम्हारा डिसीजन है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है और तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, लेकिन अगर तुम अपना बदला लेना चाहती हो और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती हो तो मेरे पास एक बेहतर तरीका है, तुम क्लाउड गेट में कभी भी आ सकती हो, हम हमेशा तुम्हारा वेलकम करेंगे। सो उसकी बात सुनकर क्यून है वो चिल्लाती है एंड बोलती है तुमने क्या कहा, तुम ऐसा मत जताओ कि जैसे तुम्हें सब कुछ पता हो। तुम्हें पता है कि यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है, से तुम्हारे ऐसे एटीट्यूड से कि सब कुछ सही हो जाएगा, बस तुम ट्राई करते रहो। तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से ना जाने जो कहां से आता है। एंड उसके बाद जो क्यून है वो हमारे हीरो के पास आती है एंड उससे बोलती है मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी ही दुनिया में अकेले रह सकती हूँ, मुझे दूसरों पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। एंड उसके बाद क्यून चिल्लाती है भले से ही मैं अकेली रहूं तो क्या हुआ, मैं अपनी फैमिली का बदला ले सकती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें मुझ पर दया आ रही है। सो उसकी बातें सुनकर हमारा हीरो मुस्कुराता है एंड बोलता है मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हें सिंपैथी देने की कोशिश नहीं की और मेरा जो कॉन्फिडेंस है उसे मैं बुरा नहीं मानता, और जैसा अभी तुम बिहेव कर रही हो ना ये वैसा तुम्हारा बिहेवियर है जो तुम्हें बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है, और अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो हम एक साथ मिलकर तुम्हारी पावर को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो उसकी बात सुनकर क्यून बोलती है कि क्या। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है मैं क्लाउड गेट में तुम्हें ऐसे सारे रिसोर्सेज दूंगा जिनकी मदद से तुम अपनी ताकत को बढ़ा सकती हो, और अगर तुम अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब होती हो तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अपना रिवेंज लेती हो या नहीं, और तुम्हारी ताकतवर बनने का जो प्राइस है वो वैसे ही मैं चुक जाएगा जब हमारा क्लाउड गेट चाइना का सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रुप बन जाएगा। भले से ही तुम्हें ताकतवर बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किलों भरा हो सकता है, लेकिन क्लाउड गेट में रहकर ही तुम अपनी ताकत को बढ़ा सकती हो, और यही तुम्हारे पास सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है इस वक्त। तो क्या सोचती है मोहतरमा, बताएंगी जरा। सो दोस्तों अगर जानना चाहते हो कि क्यून हमारे हीरो के इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये सब देखने को मिला अगले एपिसोड में। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों हमारे हीरो को इतना अच्छा बनने की भी कोई जरूरत नहीं है, इस लड़की ने उसे धोखा दिया है तो ये उसे जाने दे सकता है, दूर से ही टाटा राम राम कह सकता है, बट भाई हमारे हीरो की चॉइस है, हम क्या ही कर सकते हैं। सो हाँ अगर इस वीडियो पर नए आए हो, इस चैनल पर नए आए हो तो हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स और परिजनों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। दोस्तों मैं आ गया हूँ मास्टर एज अ डे के एपिसोड 62 के साथ। चलो बिना किसी ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि हमारे हीरो ने ना क्यून को एक ऑफर दिया था कि तुम क्लाउड गेट में रहकर अपनी ताकत बढ़ा सकती हो और तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम ताकतवर होगी तो हमारा जो क्लाउड गेट है ना वो चाइना में सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप बन जाएगा और तुम्हारे पास क्लाउड गेट में रहने के अलावा कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन भी नहीं है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम डुगुहुई को देखते हैं जो बोलता है हाँ अभी वो टाइम है क्योंकि हम खुद की तो मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हम एक साथ मिलकर अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। एंड जो टोंग लैंग है वो भी बोलता है कि यहीं पर रुक जाओ, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। टैंगलोंग की बहन भी बोलती है हम सबको पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम उस मिलियन से छुटकारा पा पाओ, उससे बदला ले पाओ। उसके बाद हमारा हीरो भी बोलता है तो बोलो अब तुम क्या सोचती हो। सो ये सुनकर ना क्यून की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो बोलती है अब मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबसे कितनी करीब तरीके से बात की। सो उसके बाद हमारा हीरो बोलता है तो मैं एक बार फिर से तुम्हारा क्लाउड गेट में स्वागत करता हूँ। सो उसके बाद क्यून मुस्कुराती है एंड बोलती है कि थैंक यू, लेकिन तभी अचानक कोई हमारे हीरो के कंधे पर अपना हाथ रखता है एंड हम देखते हैं कि ये होती है रूथलेस। एंड जो रूथलेस है वो हमारे हीरो से बोलती है कि क्या मैं तुमसे थोड़ा बात कर सकती हूँ, हाँ अकेले में। सो उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है तो तुम सब यहाँ पर बातें करो, मुझे एक काम है, सो मैं चलता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो और रूथलेस कहीं जाने लगते हैं जहां पर हमारा हीरो उससे पूछता है कि क्या हुआ। सो जो रूथलेस है वो वहीं पर रुक जाती है एंड वो रुक कर हमारे हीरो से पूछती है क्या तुमने उस लड़की के साथ
रात गुजारी है। हाँ, सो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ गुजारी तो है, लेकिन देखो मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ तुम्हें। सो उसके बाद हम रूथलेस को देखते हैं जो बोलती है मेरे कहने का या पूछने का कुछ भी गलत मतलब नहीं था, और मेरा तुम्हारे साथ बस एक डॉक्टर और पेशेंट वाला रिलेशनशिप है ना, और मैं तुम जो भी करो उसके बारे में ज्यादा गहराई से भी नहीं सोचने वाली हूँ। एंशियंट टाइम से ही जो ताकतवर लोग होते हैं उनके पास सिर्फ एक पार्टनर नहीं होता है, लेकिन जो चाइना में कल्टीवेशन का रोड है वो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। एंड उसके बाद रूथलेस बोलती है मैं बस इस बारे में चिंता कर रही हूँ कि कहीं तुम अपनी ताकत के चक्कर में ज्यादा फूल मत जाना, ना ही पैसों के घमंड में आ जाना, और ना ही लड़कियों के चक्कर में आ जाना कि तुम्हारे चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हों। एंड उसके बाद हमारा हीरो कुछ याद करते हुए बोलता है तुमने बिल्कुल सच कहा, लेकिन बात कहूँ, तुमने जो बात कही ना ये मुझे मेरी एक दोस्त की याद दिलाती है। एंड उसके बाद उसे ये बातें सुनकर लिंग लिंग की याद आ जाती है, जो उससे बोल रही थी कि यांग यून तुम्हारी अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है और अभी भी तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे आ गए हैं और तुम अपना जो ब्यूटी पिल है उससे काफी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो रास्ता है वो अभी भी बहुत ज्यादा लंबा है और अब तुम्हारा जो बिजनेस सर्कल है वो भी बढ़ने वाला है। इस वजह से तुम अपनी छाती मत फुला लेना, हाँ घमंडी मत हो जाना। एंड उसके बाद यहाँ पर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हमारा हीरो बोलता है मैं यांग यून हूँ और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो जाऊं, कितना ज्यादा वेल्थी हो जाऊं, और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं अपना मुख्य उद्देश्य कभी नहीं भूलूंगा और मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ सही जगह पर करूंगा। सो उसकी बात सुनकर रूथलेस बोलती है ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ना तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। एंड लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों की बातें ना जो लू शूशी है वो सुन रही थी। एंड उसके बाद जो लू शूशी है वो बोलती है ब्रदर तुम्हारा ये जो मुख्य उद्देश्य है ना मैं उसे तोड़ कर रहूंगी। यानी कि दोस्तों अब इसका इंटेंशन है कि ये हमारे हीरो को इसकी तरह एक खराब आदमी बना दे। हाँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला मोहतरमा। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है, हमें लाइशन बिला के अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि हमारा हीरो मस्त कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है। वो सोच रहा होता है कि जो स्पिरिट गैदरिंग एरे का इफेक्ट है ना वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो QI कंडेंसेशन के 8वें लेवल की पीक पर आ गया है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो वो स्पिरिट गर्ल एंड हमारे हीरो का नेवला वहीं बैठे हुए होते हैं उस फॉर्मेशन में एंड मस्त प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने कल्टीवेशन की। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अगर मैं ऐसी तेजी के साथ काम करता रहा तो मैं 1 महीने में ही अपनी काफी ज्यादा पावर को इम्प्रूव कर लूंगा। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि मेरे नेवले ने मैंने जो अभी नई गोली बनाई है बीस्ट गॉड पिल वो खा ली है और उसे खाने के बाद वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है, और जो क्यूयूर है वो अपनी घुट कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही है और वो एक लेवल पर पहुंच भी चुकी है। एंड तभी हमारे हीरो का फोन रिंग करने लगता है। हमारे हीरो को उसकी बॉस ने कॉल किया था। हमारा हीरो बोलता है कि बॉस आपने आखिर मुझे इतनी रात में कॉल क्यों किया। सो उसकी जो बॉस है ना साउनन वो बोलती है मुझे लगता है कि तुमने काफी छुट्टियां मना ली हैं और मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा है। हाँ, मैं कंपनी में कल आ रही हूँ और मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। सो उसके बाद जो हमारा हीरो है वो बोलता है मुझे माफ करना बॉस, मैं कल टाइम से कंपनी में आ जाऊंगा काम करने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है, हमें अगले दिन की सुबह में जाओनेन की कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर हम जाओनेन को देखते हैं जो बोलती है अगर तुम सोच रहे हो कि 3 दिन की मस्त छुट्टी मारकर मैं तुम्हारी कोई तारीफ करने वाली हूँ तो ऐसा सोचना भी मत। और आखिर तुम्हारे बगल में खड़ी हुई ये 2 खूबसूरत लड़कियां कौन है। तो हमारा हीरो हंसते हुए बोलता है कि ये एक बहुत ज्यादा लंबी कहानी है, ये मेरी 2 सेक्रेटरियां हैं और मैं आपसे कुछ और बातें भी कहना चाहता हूँ। सो उसके तभी बाद जो जाओनेन है वो वहां से जाने लगती है एंड वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, अगर तुम रिजाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए आखिरी काम तो कर ही सकती हूँ। एंड दोस्तों आखिर जाओनेन के बगल में खड़ी है इस लड़की को क्या हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें जाओनेन की गाड़ी दिखाई जाती है जो कि मस्त रोड पर चल रही होती है। उसके बाद हम जाओनेन को देखते हैं जो बोलती है तो ये तुम्हारा जॉब का आखिरी दिन है ना, और ये तुम्हारा आखिरी काम भी है और ये काम करने के बाद तुम अपना खुद का बिजनेस अच्छे से चला सकते हो। आने वाले 1 हफ्ते में मेरे ग्रैंडफादर का बर्थडे है और उस टाइम पर जो 4 महान फैमिलीज हैं वो मेरी फैमिली में आने वाली हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो। सो ये सुनकर हमारा हीरो बोलता है क्या 4 महान फैमिलीज, इसमें तो ई फैमिली और माँ फैमिली भी शामिल है ना, वो भी वहां पर आएंगे। तो उसकी बात सुनकर जाओनेन बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो जिससे मेरा जो ई फैमिली के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और वैसे मुझे पता है कि तुम्हारा उनके साथ रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन मैं पूरी मदद करूंगी जिससे तुम किसी लफड़े में ना पड़ जाओ और ये तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे मैं जरूर लूंगा। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है माँ फैमिली और ई फैमिली इन्होंने मेरे साथ जो गलती की है ना, इन्होंने मेरी जितनी भी बेइज्जती की है, मैं यांग यून वहां पर आ रहा हूँ उस गलती को सुधारने के लिए जो भी तुम लोगों ने की है, और तुमने जितनी भी मेरी बेइज्जती की है अब तुम उसका दुगना प्राइस चुकाओगे।
तो हम हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा आक्रोश में देखते हैं, जो कि माँ फैमिली और ई फैमिली से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और जानते हो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कौन सी है कि हमारा हीरो जाओ नैन का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने वाला है। तो देखते हैं नाटक क्या ही असलियत में तो ना बदल जाए। सो अगले एपिसोड में क्या होने वाला है ये देखने के लिए तैयार रहना। और अगर इस चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर कर देना और कमेंट्स में जरूर बताना कि इस वीडियो में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था या फिर तुम्हें कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। तो दोस्तों ये है मोमास्टर्स डेटी का एपिसोड 13। सो चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जाओ नैन को देखते हैं, जो कि हमारे हीरो से बोल रही होती है कि तो आज रात हम दोनों एक ही कमरे में रुकेंगे ताकि हम पर कोई शक ना करेंगे। तो दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि जाओ नैन किस बारे में बात कर रहे हैं। जाओ नैन ने हमारे हीरो से कहा था कि वो उसकी बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करे, क्योंकि उसका जो फैमिली है वो उसकी शादी ई फैमिली से उसकी मर्जी के बिना करा रही है। तो अगर हमारा हीरो उसके बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करेगा तो फिर उसे कोई भी फोर्स नहीं करेगा ई फैमिली में शादी करने के लिए। सो जाओ नैन की बात सुनकर हमारा हीरो सोचने लगता है कि वाह, मतलब मैं जाओ नैन के साथ एक ही बिस्तर पर आज सोने वाला हूँ। एंड देखो हमारा दोस्त बहुत ही ज्यादा जेंटल तरीके से सोच रहा है कि उसकी नाक से खून भी निकल रहा है, और ये देखकर रूथलेस को गुस्सा आ रहा होता है। एंड दोस्तों हमारे दोस्त के मन में तो विचार भी आने लगे हैं कि जाओ नैन के साथ उसकी रात कैसी गुजरने वाली है। जाओ नैन के साथ ना हमारे हीरो की रात कुछ ऐसी गुजरने वाली है जैसा कि तुम देख ही सकते हो। लेकिन तभी हमारे हीरो के पैरों पर कोई दो लड़कियां अपने अपने पैर मार देती हैं, और हम देखते हैं ये होती है लुशुशी और डुगु रूथलेस, जो उसे समझा रही होती है कि हमें देखकर कुछ सोचा करो, ओके घटिया कहीं का। हमारे होते हुए भी तीसरी लड़की उसके बाद जो जाओ नैन है वो बोलती है आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो। हाँ देखो तुम्हें किसी बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी के लिए भी अलग अलग रूम का इंतजाम करवा दूंगी। एंड उसके बाद वो दोनों हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा अच्छा यानी कि तेज नजरों से देख रही हैं एंड इशारों इशारों में उससे ये कह रही हैं कि अगर तुमने कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की ना तो समझे रहना हम दोनों तुम पर नजर रखेंगे। तो हमारा हीरो कहता है कि ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। ये है यांजिंग सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक कार में हमारा हीरो और बाकी सारी लड़कियां बैठी हुई थी वो कार एक जगह पर रुकती है। हमारा हीरो कहते स्टाइल में अपनी लात को बाहर निकालता है एंड उसके बाद हमारा हीरो और वो सारी लड़कियां कार से बाहर निकल आती हैं। एंड उसके बाद वो सभी एक बड़े से घर के सामने खड़े होते हैं और हमारा हीरो वहां पर बोलता है क्या ये साउ फैमिली का कंट्री यार्ड है। हाँ इसका जो यांजिंग का आर्किटेक्चर है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड उसके बाद वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं वो जाओ नैन को देखकर नमस्कार करते हैं कि मिस आप आ चुकी हैं। उसके बाद जो जाओ नैन है वो बोलती है जब तुम मेरे पेरेंट्स से मिलो तो तुम्हें वहां पर काफी अच्छे तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, समझे, और पकड़े मत जाना कि तुम मेरे असली बॉयफ्रेंड नहीं हो, समझे। हमारा हीरो कहता है कि ओके। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दरवाजा खुलता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जाओ नैन और हमारा हीरो अंदर आता है। जाओ नैन बोलती है मैं घर आ चुकी हूँ। एंड तभी वहाँ पर कोई दौड़ते हुए आ रहा होता है। हम देखते हैं कि दोस्तों ये कुत्ता होता है। दोस्तों ये वही कुत्ता होता है जिसकी पहले एपिसोड में हमारे हीरो ने जान बचाई थी। एंड ये कुत्ता आकर सीधे जाओ नैन के सीने से लग जाता है। सो उसे इस तरीके से देखकर जो जाओ नैन है वो बोलती है वांग जाई यहाँ घर पर अकेले मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी ना आज वो यहाँ पर आया है। एंड दोस्तों वो जो कुत्ता है ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारी शक्ल बना रहा होता है, लेकिन उसके बाद जब हमारा हीरो उस कुत्ते को देखता है तो हमें पता चलता है कि वो कुत्ता सच में भाई साहब बहुत ज्यादा ठरकी है। उसे देखकर हमारा हीरो सोचता है कि आखिर ये कुत्ते को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत बेइज्जती हो रही है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है ये वांगजाई तो एंशिएंट कैपिटल में था ना, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सो जाओ नैन बोलती है क्योंकि मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी थी और इसके साथ बिल्कुल वक्त नहीं गुजार पा रही थी, तो इसे मैंने अपने पेरेंट्स के पास अपनी फैमिली में भेज दिया ताकि वो इसका अच्छे से ख्याल रखें। दोस्तों हमें पता था कि ये कुत्ता पहले एपिसोड में भी ठरकी था, आज भी ठरकी है और आगे के एपिसोड में भी ठरकी ही रहेगा। उसके बाद जाओ नैन उस कुत्ते को छोड़ देती है एंड बोलती है ओके बांगजाई चलो खेलते हैं। एंड उसके बाद हमारा हीरो देखता है कि वो कुत्ता दौड़कर कहीं दूसरी तरफ जाने लगता है एंड वो फिर से किसी के पैर से चिपक जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक और मोहतरमा है जिनको बोलती हैं नैन नैन तुम आ चुकी हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाया है और तुम्हारे जो पापा हैं वो भी जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, सो खाने के लिए जल्दी तैयार हो जाओ। एंड दोस्तों ये कुत्ता उन्हीं के पैरों से चिपका होता है। सो दोस्तों इन मोहतरमा को देखकर लगता है कि ये जाओ नैन की मॉम है, और इतना कहते ही तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है। दोस्तों शायद से ये जाओ नैन के पापा हैं और उसे देखकर वो कुत्ता काफी घबरा जाता है। एंड पीछे से आवाज आ रही होती है कि मॉम यहाँ पर इतने ज्यादा मास्टर कुक्स तो है ना,
फिर आपने खुद खाना क्यों बनाया? सो उसकी जो माँ है वो बोलती है, अरे तुम अपने बॉयफ्रेंड को कभी यहाँ पर लेकर आती हो, पहली बार तो किसी लड़के को यहाँ पर लेकर आई हो जैसे तुम अपना बॉयफ्रेंड कह सको, इसीलिए मैं उस लड़के को दिखाना चाहती हूँ कि मैं खाना बनाने में कितनी होशियार हूँ। एंड क्योंकि वहां पर जाओनेन के पापा आ गए थे तो तभी हमारा हीरो दूसरी तरफ मुड़कर देखता है एंड उसे देख जो जाओनेन की मॉम है वो बोलती है कि पतिदेव तो आप आ चुके हैं। एंड उसके बाद जो जाओनेन की डैड हैं वो बोलते हैं, क्या तुम नैन नैन के बॉयफ्रेंड हो? हाँ। हमारा हीरो ने देखकर बोलता है कि हेलो अंकल। उसके बाद जाओनेन के पापा बोलते हैं, मैंने सुना है कि एंशिएंट कैपिटल में तुमने बहुत सारे काम किए हैं। हमारा हीरो बोलता है कि मैंने तो बस थोड़ा सा कचरा साफ किया था जो मेरे आसपास फैल गया था, मैंने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया अंकल। उसकी बात सुनकर जो जाओनेन के पापा है वो बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं, हमारे हीरो को शाबाशियां देने लगते हैं ना जाने किस बात की, एंड बोलते हैं बिल्कुल मेरे सन इन लॉ वाला एटीट्यूड। तुम्हें पता है मैं अभी उन माँ और ई फैमिली के लोगों से बहुत टाइम से नफरत टाइप की करता हूँ और तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो, से तुम मुझे पसंद आए। एंड ये देखकर उसकी जो माँ है नैन नैन की वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जो जाओनेन है वो भी थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि पीछे से आवाज आ रही थी कि चलो तुम मेरे साथ एक ड्रिंक क्यों नहीं करते, हाँ आज रात यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें यहाँ अचानक से जाने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमें अगला दिन की सीन दिखाया जाता है जहां पर जाओ फैमिली का जो कंट्री यार्ड है वो दिखाया जाता है भाई लोग। एंड उसके बाद हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि मस्त आराम से सो रहा होता है किसी प्यारे बच्चे की तरह। एंड वहां पर कोई होता है जो हमारे हीरो को उंगली कर रहा होता है। सो ये देखकर हमारा हीरो अपनी आंखें खुलता है कि भाई कौन है। हाँ एंड दोस्तों वहां पर होती है लू शुशी एंड वो ना जाने कहां पर होती है, शायद से हमारे हीरो के ऊपर होती है। एंड वो बोल रही होती है कि ये कितनी बुरी बात है कि इतना महान कल्टीवेटर बिना किसी सुरक्षा के इतनी देर तक ऐसे ही सोता रहा। हाँ मैं यहाँ पर कितनी देर से हूँ और तुम जागे तक नहीं। अगर तुम्हारा ऐसा ही रहा बिहेवियर तो इससे तुम्हें कभी चोट भी लग सकती है, समझे। सो उसे की देख कर उसकी ये बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से उठो मेरे ऊपर से। एंड उसके बाद जो लू शुशी है वो थोड़ा रोमांटिक अंदाज में बोलती है, जब पिछली बार हम उस गुफा में थे ना और हमने कुछ वैसा किया था तो उसकी वजह से जो मेरा कल्टीवेशन लेवल है ना वो काफी बढ़ गया था, क्या तुम्हें पता है? इसी वजह से उस टाइम के बाद मुझे तुम्हारे साथ फिर से वैसा ही वक्त गुजारना है और तुम एक बार अपनी चेस्ट के ऊपर क्यों नहीं देखते। हाँ सो हम देखते हैं कि हमारे हीरो की छाती पर एक और कोई चिट टाइप की चिपका देती है वही लड़की। सो हमारा हीरो उसे देखकर बोलता है क्या कि तुमने मेरे सीने पर अब ये क्या चिपका दिया। सो वो लड़की की आवाज आती है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन तभी अचानक उस कमरे में जहां पर हमारा हीरो सो रहा होता है कोई आने लगता है। एंड हम देखते हैं दोस्तों ये होती है जाओनेन जो हमारे हीरो के कमरे का दरवाजा खोलती है एंड बोलती है कि यांग यून आखिर तुम और कितनी देर तक सोने वाले हो, हाँ खाने का टाइम हो गया है और तुम अभी तक सो रहे हो, वैसे क्या ही कर रहे हो इतनी देर तक सोकर। एंड उसके बाद वो दरवाजा खोलते हुए बोलती है कि क्या तुम अंदर हो। हाँ एंड उसके बाद हम लू शुशी को देखते हैं जो बोलती है कि अरे देखो तो कोई अंदर आने वाला है, ये कैसा कॉन्फिडेंस है। हाँ एंड उसके बाद दोस्तों हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू थे एंड उसे ना काफी अजीब टाइप का लग रहा था हमारे हीरो को कि उसे लग रहा था कि नहीं सब कुछ खत्म होने वाला है, अब जाओनेन की नजरों में मेरी जो बची कुची थोड़ी बहुत इज्जत है ना उस पर भी रायता फैलने वाला है। सो दोस्तों अब हमारा हीरो करेगा क्या, क्योंकि उस कमरे में जाओनेन आ रही है एंड वो और लू शुशी जिस पोजीशन में बैठे हैं उसे देखकर जाओनेन कुछ भी गलत समझ सकती है। सो अगर देखना चाहते हो कि अगले एपिसोड में हमारे हीरो की हालत क्या होने वाली है, सो पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमें जरूर बताना कि इस वीडियो में तुम्हारा जो फेवरेट पार्ट है वो कौन सा था और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स और परिजनों के साथ शेयर करना मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। दोस्तों मैं आ गया हूँ मास्टर एज डेरी के एपिसोड 64 के साथ। तो चलो बिना किसी ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि हमारा हीरो जिस कमरे में सो रहा था वहां पर आ जाती है लू शुशी जो कि हमारे हीरो के ऊपर बैठी हुई थी और तभी अचानक उस कमरे में आ रही होती है जाओनेन एंड वो कमरे का दरवाजा खोलने ही वाली थी क्योंकि दोस्तों हमारे हीरो को सोते सोते वो टाइम हो गया था, जस्ट टाइम पर खाना खाने का टाइम हो जाता है। एंड क्योंकि वो दोनों थोड़े अजीब पोजीशन में थे लू शुशी और हमारा हीरो, जो हमारे हीरो को लग रहा था कि बस मेरी इज्जत का फालूदा यहाँ पर पक्का है भाई। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम जाओनेन को देखते हैं जो कि उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है जिस कमरे में हमारा हीरो सो रहा था। एंड जब वो अंदर आती है तो बोलती है कि यहाँ पर भी नहीं है। एंड उसके बाद जब वो अंदर सो दोस्तों हम उस बिस्तर को देखते हैं और वहां पर कोई भी नहीं होता है। एंड ये सब देखकर जाओनेन बोलती है मैंने तो उसे घर से बाहर निकलते देखा ही नहीं, फिर अचानक ये कहाँ चला गया। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने उस चिराग के अंदर चला गया है। अरे उसी चिराग के अंदर जो चिराग हमारे हीरो के हाथ के ऊपर निशान बनाया हुआ है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो और लू शुशी हमारे हीरो के उस चिराग के अंदर जाने लगते हैं। एंड ये सब देखकर लू शुशी बोलती है कि आखिर तुम मुझे किस जगह पर लेकर जा रहे हो।
सो हमारा हीरो बोलता है अगर मैंने तुम्हें इस जगह के अंदर नहीं लाया होता तो मेरी जो शराफत है जावनेन के सामने उसकी धज्जियां उड़ जाती। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि वो हमारे हीरो के सीने से वो चिट भी निकल गई होती है। एंड उसके बाद हमारा हीरो और लुशुशी एक जगह पर आ जाते हैं। एंड दोस्तों शायद से वहां पर कुछ रखा भी हुआ होता है एक बॉक्स में। एंड ये सब देखकर हमारा हीरो बोलता है मुझे लगता है कि हम दोनों मेरे यूनिवर्स पॉट यानी कि इस चिराग के अंदर आ गए हैं। सो वो लड़की बोलती है कि क्या चिराग? उसके बाद उस लड़की को चारों तरफ से कुछ और फील होने लगता है। सो वो बोलती है मेरे ऊपर जो वो एक स्टोन रखा हुआ था क्या भी वो भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। एंड उस जगह को देखकर जो लुशुशी है वो बोलती है कि ये तो सो उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो बोलता है ये एक ऐसा जादुई चिराग है जिसके बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एंड उसके बाद हमारा हीरो कुछ फलों की तरफ देख रहा होता है। एंड वो उन्हें देखकर बोलता है क्या यही वो रेड फ्रेगमेंट वाला फ्रूट है जिसे मैंने दाओर को दिया था? ये तो काफी ज्यादा बड़े एक पेड़ बन गया है। एंड उसके बाद हमारे हीरो की नजर उस बॉक्स पर पड़ती है जो उनके बगल में वहीं पड़ा हुआ था। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो वो उस बॉक्स को उठाता है। एंड जैसे ही हमारा हीरो उस बॉक्स को उठाता है वो लड़की बोलती है कि अरे यही तो मेरा इवोरी बॉक्स है। उसे देखकर हमारा हीरो बोलता है कि अगर ये बॉक्स तुम्हारे हाथों में रहेगा तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, इसी वजह से मैं ऐसे कुछ टाइम के लिए ले लेता हूँ। और अगर तुमने इसे छीनने की मुझसे गलती की या फिर तुमने कुछ अपनी तिगड़म लगाई तो तुम्हें पता है ना कि हमारे बीच का जो सोल एंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट है उसके जरिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी कर्ज लगा दूंगा जिसकी वजह से तुम्हें अत्यधिक पीड़ा होगी। ये देखकर लुशुशी को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि कितना बुरा है ये। एंड उसके बाद हमारा हीरो सोचने लगता है कि वैसे अंकल वोंग का जो घर है वो भी यांगचेंग में है ना, तो मुझे चलना चाहिए और उन्हें एक बार देख लेना चाहिए। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है। एंड हमारा हीरो एक घर को देखकर सोच रहा होता है कि इन 4 फैमिलीज के जो घर है ना वो कितने ज्यादा शानदार हैं और कितने बड़े हैं यार। एंड उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो हमारे हीरो को देखकर बोलता है कि क्या आप ही मिस्टर यांग हैं? जो हमारे मास्टर हैं वो आपका काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। सो ये देखकर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ मेरे काम करने का वक्त आ गया है। एंड वो सोच रहा होता है कि मैंने अंकल वोंग को यहाँ आने से पहले बताया नहीं था कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, आखिर उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर था। एंड उसके बाद हमारा हीरो अंदर जाने लगता है। एंड उसके बाद हम एक कमरे में कुछ लोगों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। एंड जो वो आदमी हमारे हीरो को यहाँ पर लेकर आया था वो बोलता है कि मिस्टर यांग वो यहाँ पर आ चुके हैं सर। एंड उसे देखकर जो अंकल वोंग है ना वो बोलते हैं कि यून मैं तुम्हारा काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करा दिया इस बार, क्यों तुम्हें यांजिंग में रहना अच्छा नहीं लगता? हाँ। सो उनकी सारी बातें सुनकर हमारा हीरो थोड़ा नर्वस होते हुए पूछता है कि वैसे अंकल वोंग आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर था? हाँ क्योंकि मैंने तो आपको बताया ही नहीं। सो जो अंकल वोंग है वो बोलते हैं ये टाओइस्ट लीडर हैं वोंग शुआनजी कल्टीवेशन कंट्री के, और यांजिंग में इनका आना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है और वो यहाँ पर पैलेस में घूमने के लिए आए हैं। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि इस बच्चे का नाम यांग ईयुन है और ये क्लाउड गेट जो ग्रुप है ना उसका मालिक है। एंड उसके बाद दोस्तों हम उस अंकल को देखते हैं जो अंकल वोंग के सामने बैठा हुआ था। एंड हम देखते हैं कि ये कोई अंकल नहीं है, ये कोई बुढ़ा आदमी है जो उठकर बोलता है मैंने वो सारी बातें सुनी है जो भी तुम्हारे बारे में हो रही है कि तुमने एंशिएंट कैपिटल में ये किया है, वो किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है वैसे एक बात कहूँ अंकल, आपने तो मुझे और भी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है क्योंकि आपको ये पता चल गया कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। हाँ आप इतनी ज्यादा दिव्य शक्ति रखते हैं। एंड उसके बाद वो अंकल हमारे हीरो के ऊपर अपनी एक नजर डालते हैं। वो देखते हैं कि हमारे हीरो के आसपास काफी ज्यादा पर्पल टाइप का ऑरा होता है। सो वो सोचते हैं इसके चारों तरफ तो पर्पल ऑरा है, इस छोटे बच्चे के पास तो एक ड्रैगन की पावर है। ये सिर्फ पैलेस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस बच्चे में बहुत ज्यादा पावर है। उसके बाद जो अंकल वोंग है वो उस बुड्ढे से बोलते हैं ईयुन से जो भी आप बात करना चाहते हैं चलिए टेबल पर बैठकर करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि वो सभी खाने की टेबल पर बैठ चुके होते हैं। एंड उसके बाद जो अंकल वोंग है वो उस बुड्ढे से बोलते हैं अब जो ओल्ड मैन है ना वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है एंड उनकी जो हालत है वो और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है और अब उनको जिंदा रखने के लिए एक 1000 ईयर पुरानी गिनसेंग चाहिए। सो वो बूढ़ा आदमी बोलता है जो मा फैमिली और ई फैमिली है वो फिर से हम पर अटैक करने की पूरी कोशिश करेंगे और सीक्रेट प्लानिंग अभी कर रहे होंगे और अगर वो ओल्ड मैन जो है वो मर गए तो हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ी परेशानी आ जाएगी। एंड उसके बाद जो वो बूढ़ा आदमी है ना वो हमारे हीरो से पूछता है कि
मैंने उसे ठीक करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन ये मेरे बस के भी बाहर है। इसी वजह से मैंने कुछ नोबल लोगों को यहाँ पर बुलाया है जो हमारी मदद करेंगे। यांग यून, मुझे पता है कि तुम मेडिसिन के बारे में काफी कुछ जानते हो, तो तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते ताकि हमें डिटेल में पता चले कि आखिर उनकी बीमारी क्या है और वो कैसे ठीक हो सकते हैं। हाँ, सो उनकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने अपने मास्टर से बस थोड़ा बहुत मेडिसिन के बारे में सीखा है। अगर फिर भी अंकल वोंग चाहते हैं कि मैं उनके ओल्ड मैन को एक बार देख लूं तो हाँ, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। सो उसके बाद जो अंकल वोंग है वो बोलते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसे यांचिंग के नंबर 1 डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाए। उसके बाद अंकल वोंग की बीवी बोलती हैं, यून ने पहले भी हमारे जोंगरेन की जान बचाई है, इसी वजह से उसे एक बार ट्राई करने की क्यों नहीं देते। हाँ, अगर सच में कुछ उम्मीद बाकी हो तो शायद से यून हमारे ओल्ड मैन की मदद कर पाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीन बदलता है और हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी आ जाते हैं। वहाँ पर एक जो बूढ़ा आदमी है वो भी लेटा। उसके बाद हमारा हीरो अपनी पावर से उस बूढ़े आदमी को चेक करने लगता है एंड वो सोच रहा होता है कि बाहर से तो इनकी बॉडी पर कोई भी डैमेज नहीं है, इसी वजह से मुझे अपने स्पिरिचुअल सेंसेस का यूज करना पड़ेगा इनको चेक करने के लिए कि आगे इनकी बॉडी में अंदरूनी तरफ से कौन कौन सी दिक्कतें आ गई हैं। एंड उसके बाद जब हमारा हीरो अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है तो उसे पता चलता है कि बूढ़े आदमी के दिमाग में कुछ तो है। सो उसे देखकर हमारा हीरो सोचता है, इसके दिमाग के नर्व में एक कुछ ना कुछ फ्रेगमेंट है और इसे देखकर लगता है कि ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि ये बुढ़ा अभी तक जिंदा है। एंड हमारा हीरो उस बूढ़े आदमी को चेक कर रहा था एंड जो वो दूसरा बूढ़ा आदमी है ना, वो हमारे हीरो को इस तरीके से देखकर सोच रहा था कि एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे इसकी बॉडी में से एक एनर्जी निकल रही है, लेकिन ये एक इंटरनल फोर्स की तरह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती। के बाद जो हमारा हीरो है वो बोलता है, अगर मैं इनका इलाज करूं तो इनकी जान बचा सकता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इनकी जान बचा सकता हूं, मुझे भी 70% तो मैं 100% श्योर हूं कि मैं इनकी जान बचा लूंगा। सो दोस्तों ये सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि बहुत अच्छे। जो जोंगरेन है वो बोलता है कि क्या तुम सिर्फ देखकर ही बता सकते हो कि आखिर उन्हें क्या दिक्कत है और तुम उसे ठीक कर पाओगे या नहीं। एंड जो आंटी है वो काफी ज्यादा हैरान थी एंड जो अंकल है वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम उन्हें ठीक कर सकते हो। एंड दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है ना, जो बीमार पड़ा हुआ है, वो अंकल वोंग का पापा होगा। सो अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि हमारा हीरो उस बूढ़े आदमी को, जो कि शायद से अंकल वोंग का पापा है, ठीक कर पाएगा या फिर नहीं, तो ये सब जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड समाप्त हो चुका है। सो अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि इस एपिसोड का तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था, तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, परिजनों के साथ शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मास्टर ज़ के एपिसोड 65 के साथ। चलो बिना किसी ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने देखा था कि हमारा हीरो अंकल वोंग के घर पर आया था। वहां पर अंकल वोंग ने हमारे हीरो से, तुम मेरे ओल्ड मैन का एक बार चेकअप कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या तुम उनका इलाज कर पाओगे। सो उसके बाद जब हमारे हीरो ने उस ओल्ड मैन को चेक किया था तो उसने देखा था कि उस बुड्ढे के दिमाग में बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसे फंसा हुआ है, कोई फ्रेगमेंट टाइप का। सो उसके बाद हमारे हीरो ने कहा था कि मुझे 70% पूरा यकीन है कि मैं इनकी जान बचा लूंगा, यानी कि इनकी जान बचाने के 70% चांसेस हैं और मैं इस बारे में श्योर हूँ। सो ये सुनकर वो सभी हैरान हो गए थे। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो सभी का रिएक्शन देखकर सोच रहा था कि इन सबका ऐसा रिएक्शन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब थोड़ा इस बारे में घबरा रहे हैं कि इनको ठीक करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन तभी अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि जो अंकल वोंग होते हैं वो हमारे हीरो का हाथ पकड़ लेते हैं। एंड उसके बाद जो अंकल वोंग है वो बोलते हैं, यहाँ तक कि एंशिएंट कैपिटल में जो फेमस डॉक्टर हैं वो भी मेरे पापा का इलाज नहीं कर पाए, अगर ये सच में पॉसिबल हो तो हम इसे एक ट्राई देकर जरूर देंगे। सो उनकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है तो मैं अपना बिल्कुल बेस्ट दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है, हमारा हीरो अपनी नीडल निकाल लेता है उनको इलाज करने के लिए एंड बोलता है तो अब मैं इनमें इंजेक्ट करने वाला हूँ अपना इंजेक्शन, और कोई भी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे पूरी तरीके से इन पर फोकस करने की जरूरत है, अपना कॉन्सेंट्रेट इन पर ही करना है मुझे। एंड उसके बाद हमारा हीरो उनके जो कपड़े हैं वो उतार देता है एंड उनकी बॉडी को देखकर हमारा ये सोचता है कि ये कितने लंबे टाइम से सो रहे हैं और फिर भी इनकी जो बॉडी है वो कितनी स्ट्रांग है, और इनकी बॉडी पर जो निशान हैं चोट के, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये पिछले टाइम पर यानी अपने टाइम पर एक सोल्जर रहे होंगे। उसके बाद हमारा हीरो अपनी कल्टीवेशन वाली नीडल को उनमें इंजेक्ट करते हुए सोचता है, पहले मुझे उन व्हील्स को सही से गतिविधियां करवाने के लिए
जेन क्यू टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस बूढ़े आदमी में बहुत सारी नीडल्स लगा चुका होता है। एंड ये सब देखकर हमारा हीरो सोचता है कि हाँ अब ये थोड़े बेहतर लग रहे हैं। एंड उसके बाद हमारा हीरो बड़े ही धीरे से उनके सिर पर जो नीडल है उसे प्रेस करता है। एंड दोस्तों वो उसी जगह पर प्रेस करता है जहाँ पर उनके दिमाग में वो कोई फ्रेगमेंट है। उसके बाद दोस्तों हमारा हीरो बिल्कुल अपनी दिव्य नजरों से उस फ्रेगमेंट को देख पा रहा होता है कि आखिर इनके दिमाग में ये क्या चीज फंसी हुई है। एंड हमारा हीरो उस चीज को देखकर सोचता है जो ये फ्रेगमेंट है वो इन विंस के बहुत ज्यादा नजदीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ट्रू क्यूआई टेक्निक का यूज करना पड़ेगा ताकि इनकी जो विंस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए और उनको ज्यादा अच्छे तरीके से स्टैब्लिश करना होगा और तभी जाकर शायद मैं इस फ्रेगमेंट को हटा पाऊंगा। सो उसके बाद हमारा हीरो अपनी कल्टीवेशन पावर से अपनी टेक्निक का यूज करने लगता है। एंड वो सोच रहा होता है कि मेरी जीत और हार मैं इन्हें बचा पाऊंगा या नहीं, ये सब इसी मूव पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा हीरो अपनी टेक्निक को उस फ्रेगमेंट के ऊपर यूज करता है। सो उसके बाद जो वो फ्रेगमेंट है ना वो थोड़ा बहुत वहां से हिलता है। सो ये देखकर हमारा हीरो सोचता है मुझे इसको इतना सा हिलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, आखिर मैं इसे किस तरीके से पूरा हिलाऊंगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जिस जगह पर जो वो फ्रेगमेंट है ना वहाँ की जो बीन्स है वो लाल होने लगती हैं। सो ये देखकर हमारा हीरो सोचता है अरे नहीं, उसकी जो आसपास की बीन्स हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो अपनी कल्टीवेशन पावर से उनको फिर से ठीक करने लगता है। एंड ये सब देखकर जो आंट है वो बोलती हैं इसे देखकर लगता है कि ये बहुत ज्यादा थक चुका है, क्या ये उन्हें ठीक कर पाएगा। सो अंकल वोंग बोलते हैं मुझे यांग यून पर पूरा भरोसा है, वो जरूर से इन्हें ठीक कर देगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो वक्त है वो बहुत ज्यादा तेजी से गुजर रहा था। उसके बाद 2 से सीधा 4 बज चुके हैं शाम के। एंड जो अंकल वोंग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे होते हैं, यानी कि टहल से रहे होते हैं। उन्हें इंतजार नहीं हो रहा होता है कि अब क्या रिजल्ट आने वाला है। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो अपनी टेक्निक को रोक देता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो जैसे तैसे सांसें लेता है भारी भारी, क्योंकि दोस्तों हमारा हीरो उनका इलाज करते वक्त बहुत ज्यादा थक चुका होता है। और ये सब देखकर अंकल वोंग, आंटी, जोंगरेन और जो बूढ़ा आदमी है वो सभी थोड़े हैरान थे। एंड उसके बाद जो अंकल वोंग और जोंगरेन है वो हमारे हीरो को आकर संभालते हैं, क्योंकि दोस्तों वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी का यूज उन्हें ठीक करने में कर दिया होता है। सो अंकल वोंग हमारे हीरो से पूछते हैं कि यांग यून क्या तुम ठीक हो। सो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी जो पावर है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एंड उसके बाद हमारा हीरो जैसे तैसे बोलता है लेकिन भगवान ने इस बूढ़े आदमी को कितनी अच्छी सेहत दी थी, इसी वजह से मैंने इसकी जो वेन्स है उन्हें पूरी तरीके से ठीक कर दिया है और इनके दिमाग में जो वो फ्रेगमेंट फंसा हुआ है उसे भी अलग कर दिया है। उसके बाद हमारा हीरो उस बूढ़े आदमी को देखकर बोलता है कि अब बस तुम सभी को बस एक काम करने की जरूरत है कि एक अच्छे से सर्जन को ढूंढने की जरूरत है जो इनके दिमाग में से इस फ्रेगमेंट को निकाल पाए। एंड उसके बाद मैंने इन पर जो अपना एक्यूपंक्चर प्रेशर दिया है उसका यूज इन पर होने लगेगा। एंड उसके बाद हमें सिर्फ ओल्ड मैन के जगने का इंतजार करना है। तो दोस्तों अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि हमारे हीरो ने तो उनके दिमाग में से उस फ्रेगमेंट को निकाल दिया है ना, तो आखिर किसी डॉक्टर सर्जन की क्या जरूरत है उसके दिमाग में से उस फ्रेगमेंट को निकालने के लिए। तो हमारे हीरो ने उन वेन्स में से उस फ्रेगमेंट को अलग कर दिया है, क्योंकि जो उनके दिमाग में वो फ्रेगमेंट है वो उनकी वेन्स में फंसा हुआ था और अब जो सर्जन है वो बस उनके दिमाग में से उस फ्रेगमेंट को निकाल लेगा एक ऑपरेशन के जरिए। समझ गए। सो उसके बाद जो अंकल वोंग है वो बोलते हैं कि वाइफ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। एंड उसके बाद जो आंटी है वो डॉक्टर को फोन लगाती हैं। एंड उसके बाद अंकल वोंग यांग यून को देखकर सोचते हैं कि यांग यून ने वोंग फैमिली के एक और मेंबर की जान बचा ली है। ब्रदर वोंग जोंग तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह ही प्यार करूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। एंड जो बुड्ढा है ना वो हमारे हीरो को देख रहा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो बुड्ढा हमारे हीरो को देखकर सोच रहा होता है कि 36 स्टिचेस, वो भी सिर्फ एक सांस में। अभी तक अपनी उम्र में मैंने जो सबसे ज्यादा स्टिचेस देखी हैं एक ही सांस में वो 18 हैं, लेकिन ये बच्चा उससे भी ज्यादा तेज निकला। और हुआशिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सभी इस बूढ़े आदमी को ठीक करने नहीं पाए, लेकिन इस मैटर को सॉल्व करने में इस बच्चे को सिर्फ 2 घंटे लगे। ये सच में बिल्कुल पासा पलटने वाला खेल है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों ये जगह है जाओ फैमिली का कंपाउंड। एंड उसके बाद हमें वहाँ पर बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। वहाँ पर शायद से बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। एंड उसके बाद शायद से हमें किसी पार्टी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, उन्हें ग्रीट दे रहे होते हैं। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को डुगु रूथलेस और लू सुशी को देखते हैं जो कि एक साथ होते हैं। हमारा हीरो वहाँ पर बोलता है ये जगह तो बहुत ज्यादा अच्छी है और इसमें हैरानी की बिल्कुल भी बात नहीं है कि ये एक फेमस फैमिली जो ठहरी। लू सुशी बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद हम वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि बहुत सारे गिफ्ट वहाँ पर लेकर आए थे। एंड वहाँ पर एक आदमी बोल रहा था कि जो भी इंसान यहाँ पर गिफ्ट लेकर आया हो वो प्लीज यहाँ पर मेरे पास रजिस्टर कर दे। सो ये सुनकर हमारा हीरो बोलता है कि क्या गिफ्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रही है।
ना जाने क्या ही हो रहा है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस आदमी के पास जाता है, उसके हाथ में एक शीशी होती है हमारे हीरो के हाथ में, एंड वो बोलता है मेरा ये छोटा सा गिफ्ट प्लीज आप एक्सेप्ट कर लें। उस शीशी को देखकर जो वो आदमी है वो सोच रहा होता है कि आखिर मैंने इस बच्चे को आज से पहले तो कभी नहीं देखा, आखिर ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, और ये जो शीशी है ना इसको देखकर लगता नहीं कि इसमें कुछ खास चीज होगी, आखिर शीशी भी तो इतनी पुरानी दिख रही है। सो जो वो आदमी होता है वो बोलता है कि इसे पीछे रख दो वहां पर। उसकी ऐसी बातें सुनकर हमारा हीरो बोलता है ये जो इसमें पिल है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन बताओ तो जाओ फैमिली में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे के गिफ्ट्स को कोई एप्रिसिएशन ही नहीं देते। चलो हटाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन इस बर्थडे पार्टी में कुछ भी बुरा करना मत। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर कोई आने लगता है, एंड दोस्तों ये होता है ई फैमिली का वही लाल बाल वाला। एंड वो जो लाल बाल वाला आदमी है ना वो हमारे हीरो को देखकर बोलता है कि यांग यून आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें वापस अपने एंशिएंट कैपिटल में चला जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। सो दोस्तों अब क्या होगा हमारे हीरो का हाल इस लाल बाल वाले के साथ, जानने के लिए देखना पड़ेगा अगला एपिसोड, क्योंकि ये एपिसोड हो चुका है समाप्त। सो अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो वीडियो पसंद आया हो सो सब्सक्राइब कर देना। इस एपिसोड में तुम्हें कौन कौन सी बातें अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताना, और बेस्ट पार्ट कौन सा था वो भी जरूर बताना। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। सो दोस्तों मैं आ गया हूँ मास्टर द डे के एपिसोड 66 के साथ। चलो बिना किसी ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ई फैमिली के इकाई को देखते हैं जो हमारे हीरो को देखकर बोलता है कि यांग यून तुम्हारी जानफारी के लिए तुम्हें बता दूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना तब तक तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूँ, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए। सो हमारा हीरो बोलता है मुझे लगता है कि तुमने पिछली बार की पिटाई से अपना सबक नहीं सीखा है कि तुम्हें मेरे साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ किसी भी टाइम पर घूमने फिरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर किसी आदमी की हमें आवाज आती है जो बोलता है कि इकाई तुम्हें उस तरीके के किसी भी इंसान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम इस टाइप के किसी भी लड़के से बात करोगे तो इसमें तुम्हारी रेपुटेशन नीची हो जाएगी। सो उस बूढ़े आदमी को देखकर जो इकाई है वो बोलता है कि ग्रैंडपा। एंड उसके बाद दोस्तों हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसकी शायद से आंखें ही नहीं है, क्या हो रहा है ये। वो जो बूढ़ा आदमी है वो बोलता है हमारी ई फैमिली ने तुमसे बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त किया है एंशिएंट कैपिटल में बच्चे, क्योंकि आज जाओ फैमिली में बहुत ही ज्यादा बड़ी बर्थडे पार्टी है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, और जो हमारा मैटर है ना हमारे दोनों के बीच उसे हम धीरे धीरे सुलझा लेंगे। तो दोस्तों ये बुढ़ा है ई फैमिली का पैट्रियार्च यानी कि तुम लोग मालिक, सम्राट, राजा कुछ भी कह सकते हो। सो उस बुढ़े की बात सुनकर वहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि आखिर ये बच्चा किसी भी फालतू की वजह से, चाहे वो कोई भी वजह हो, ई फैमिली को गुस्सा कैसे दिला सकता है, उन्हें नाराज कैसे कर सकता है। इसका नाम यांग यून है ना, मैंने तो आज से पहले इसका नाम नहीं सुना। और उसके बाद जो वो बुढ़ा है वो बोलता है तुम यांगचंग में आ गए, ये देखकर लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, और मैंने सुना है कि तुम कुछ टाइम से काफी अच्छा कर रहे हो, अपनी कंपनी को संभाल रहे हो, अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, और तुम्हें इससे काफी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें और अमीर बना दूंगा और तुम्हें मार दूंगा, अब तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करोगे। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है ना, हम देखते हैं ये होती है लूशुशी, जो बोलती है कि अरे बूढ़े आदमी अब तुम थोड़ी मेरी बात सुन लो, क्योंकि तुम यहाँ से बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो बहुत देर से, क्या तुम यहाँ पर भौंक रहे हो और क्या ही कर रहे हो। हाँ तुम्हें देखकर मुझे क्या होता है, क्या लगता है यांग यून तुम्हें बस एक ही पंच में चकनाचूर कर देगा, और तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ यांग यून से बात करो, आखिर ये सस्ता सा कॉन्फिडेंस लेकर कहाँ से आते हो। सो उस लड़की की बात सुनकर जो बूढ़ा आदमी है वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। हाँ एंड दूसरी तरफ यांग यून डुगुरुलस ये देख रहे होते हैं कि भैया ये कर क्या रही है। लेकिन तभी वहां पर एक और बूढ़ा आदमी आ जाता है जो बोलता है ब्रदर ई आखिर छोटे बच्चों के साथ क्या ही झगड़ा कर रहे हो तुम भी। हाँ आजकल के बच्चे काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। एंड दोस्तों ये बुढ़ा होता है जाओ चैंग शैंग, जो कि जाओ फैमिली का पैट्रियार्च है। एंड जो वो पैट्रियार्च है ना वो बोलते हैं और ये छोटी बच्ची कौन है, इसकी जो जुबान है वो तो किसी चाकू की तरह तेज है, तुम्हें अपने बड़ों से थोड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए बच्ची। सो उसके बाद जो जाओ के सेकंड अंकल हैं वो बोलते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, सभी कृपया शांति से एक जगह पर बैठ जाएं और उसके बाद चीजें सुलझा लेते हैं एक साथ बैठकर। उसके बाद जो ई फैमिली का पैट्रियार्च है वो बोलता है ब्रदर जाओ चलिए अपने बिजनेस पर बात करते हैं, इस बार मैं आपके लिए आपके बर्थडे पर एक बहुत ही ज्यादा शानदार तोहफा लेकर आया हूँ। सो उसके पीछे जो इकाई खड़ा होता है ना वो बोलता है कि जल्दी से उसे लेकर आओ। एंड उसके बाद एक आदमी वहां पर एक क्रिस्टल लेकर आता है एंड वो बोलता है ये हमारी ई फैमिली का छोटा सा तोहफा है कॉन्ग जेनिटल स्पार, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्ग जेनिटल स्पार है ना वो ब्रदर जाओ की जरूर से मदद कर सकता है उनका डार्क एनर्जी का
9th लेयर को तोड़कर उसके ऊपर बढ़ने में। एंड ये देखकर हमारा हीरो बोलता है कि इंफीरियर स्पिरिट स्टोन, जाओ नैन और जाओ फैमिली के पैट्रियार्च और जाओ नैन के सेकंड अंकल सभी हैरान होते हैं कि भैया ये स्पिरिट स्टोन। एंड उसे देखकर वहां के जो लोग थे ना वो भी बोलते हैं कि अरे इसको खरीदने में ना ई फैमिली को बहुत ज्यादा पैसे लगाने होंगे। एंड लेकिन उसे देखकर तो दोस्तों हमारा हीरो ये सोच रहा होता है कि इसे देखकर लगता है कि इस दुनिया में और भी इसी तरह के स्पार्स होंगे, इसी वजह से मुझे प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एंड उसे देखकर डुगू रूथलेस और लू शुशिको को समझ में नहीं आता ये क्या सोच रहा है। हाँ, सो उसके बाद जो ई फैमिली का पैट्रियार्च है वो बोलता है और इसी टाइम पर हमारी जो ई फैमिली है वो इस ई मौके पर यानी कि आपके बर्थडे पार्टी के मौके पर जाओ नैन और इकाई के बीच जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है ना उसे भी आगे बढ़ाना चाहती है। और अगर ऐसा हुआ तो आज के जो आपका जन्मदिन का खुशी है ना वो भी डबल हो जाएगा। तो आप क्या बोलते हैं ब्रदर जाओ? सो तभी जो जाओ नैन है वो हमारे हीरो का हाथ पकड़कर बोलती है कि मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से मैं इकाई से शादी नहीं करूंगी। सो ये देखकर जाओ नैन के सेकंड अंकल और जाओ फैमिली के पैट्रियार्च थोड़ा हैरान होकर बोलते हैं कि ये तो। और तभी जो इकाई है वो गुस्से में बोलता है कि जाओ नैन तुम मेरी फैमिली की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हो, है ना? मुझे लगता है कि इसी वजह से तुम हर बार शादी करने से टाकती रही। और आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये जो आदमी है वो मुझसे बेहतर है? सो वहीं पर एक और आदमी आ जाता है, वो बोलता है मुझे लगता है कि पिंदाओ ने एक अच्छा शो थोड़ा मिस कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ पर दो बुड्ढों को देखते हैं। उनमें से दोस्तों ये एक बुड्ढा है ना, मुझे तो वही लग रहा है जो अंकल वोंग के घर पर था। एंड वो बोलता है बुढ़ा चैंग चैंग मेरे जो फैमिली मेंबर है ना वो हमारे देश के कुछ काम निपटा रहे हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसी वजह से मैं उनके बदले में यहाँ पर आया हूँ। तो क्या सोचते हो? सो उन्हें देखकर ना जो जाओ फैमिली के पैट्रियार्च और जाओ नैन के सेकंड अंकल उन्हें नमस्ते करते हैं एंड बोलते हैं अरे नहीं नहीं, हमें आप माफ कर दीजिए कि हम आपको बाहर रिसीव करने के लिए नहीं आ पाए। और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो सीनियर मैन है वो मेरी इस बर्थडे पार्टी में आ पाए। और यहाँ पर उनके साथ वुडैंग एल्केमी मास्टर फैंग दाओ चैंग भी आए हैं और आपके यहाँ आने की वजह से ये जो कमरा है वो चमक उठा है। वेलकम वेलकम। एंड उसके बाद हम इसी एल्केमी को देखते हैं जिसके हाथ में ना जाने क्या था। वो बोलता है आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपकी इस बर्थडे पार्टी में ब्रदर शुआंगजी लेकर आए हैं और ये एक ब्लड सर्कुलेशन पिल है जिसे मैंने बनाया है, इसलिए प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जाओ फैमिली के पैट्रियार्च बोलते हैं क्या ये एक सच में ब्लड एक्टिवेटिंग पिल है जो आपकी बॉडी में से जहर को कम कर देती है और आपकी बॉडी की जो ताकत है इंटरनल फोर्स है उसे काफी ज्यादा बढ़ा देती है। मिस्टर फैंग दाओ आप कितने ज्यादा अच्छे हैं। एंड हमारा हीरो ये देखकर सोच रहा होता है कि ये इस पिल का जो पावर है ना वो किसी टॉप ग्रेड की पिल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। आखिर इस तरह की गोली जाओ फैमिली के पैट्रियार्च को इतना खुश कैसे कर सकती है? हाँ, लगता है कि ऐसी पिल्स बनाने का जो रेसिपी है ना वो इन लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा रेयर होगी और कोई भी उसे नहीं जानता होगा, इसी वजह से इनके बीच ये इस टाइप की गोली भी बहुत ज्यादा कीमती है। उसके बाद जो बूढ़ा आदमी है ना वो बोलता है पिन दाओ यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी में आया है, इसी वजह से आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया, इसी वजह से बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद मैं पिंदाओ जाओ फैमिली को एक डिविनेशन दूंगा एक छोटे से गिफ्ट के रूप में। सो ये सुनकर जो जाओ फैमिली के पैट्रियार्च हम बोलते हैं कि बहुत बढ़िया सीनियर वोंग, आप कितने ज्यादा अच्छे हैं, हमें यहाँ पर ऐसे ही खड़े खड़े बात नहीं करनी चाहिए, चलिए अंदर चलते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो वो एल्केमी है ना उसे उन गिफ्ट्स में से किसी एक चीज का स्मेल आती है, यानी कि कोई और फील होता है। सो वो बोलता है ग्यानशैंग क्या तुम्हारी इस बर्थडे पार्टी में कोई और एल्केमिस्ट भी आए हैं? हाँ, मुझे यहाँ पर एक जानी पहचानी सी पिल का इशंस फील हो रहा है। सो गैंगशैंग यानी कि जाओ फैमिली की पैट्रियार्च बोलते हैं नहीं, आप ही एक लौते एल्केमिस्ट हैं जो यहाँ पर मेरी बर्थडे पार्टी में आए हैं। सो जो वो रसायन शास्त्री है ना वो बोलता है क्या मैं तुम्हारी ये बर्थडे गिफ्ट देख सकता हूँ? सो गैंगशैंग बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। एंड वो सोच रहा होता है कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसी गोली भी है जो फैंग दाओ चैंग को इतना ज्यादा उत्तेजित कर सकती है, इतना ज्यादा एक्साइटेड कर सकती है। एंड उसके बाद जो फैंग दाओ चैंग है वो सभी गिफ्ट्स को ना जाने उछल कर देखने लगता है कि भाई कहाँ से आ रहा है ये स्मेल मुझे। एंड दूसरी तरफ ये जो पिंदाओ है वो बोलता है कि पिंदाओ को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नॉर्थ वेस्ट से महसूस हो रही है, ब्रदर फैंग को एक बार वहां पर भी देखना लाना चाहिए और ढूंढ लेना चाहिए। एंड उसके बाद जो फैंग दाओ चैंग रसायन शास्त्री है ना वो बोलता है कि थैंक यू ब्रदर वोंग,
आपने से जैसी मुझे उम्मीद थी वो मुझे मिल ही गया। उसे एक बोतल मिलती है एंड उसके बाद जो वो रसायन शास्त्री है ना वो बोलता है कि मुझे ये मिल ही गई। ये एक बहुत ही ज्यादा पुरानी जो अब खो चुकी है शियाओ पे युआन पिल है। सो उसकी बात सुनकर वो सभी हैरान हो जाती है, क्या? उसके बाद जो पिंदाओ है वो सोच रहा होता है कि आखिर मुझे ये तो देखने दो कि आखिर ब्रदर फ्रैंक को कौन इतना ज्यादा सरप्राइज कर सकता है। ये कोई कॉन्सिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड उसके बाद ना जाने वो क्या ही करता है। सो वो बोलता है अच्छा तो ये तुम हो। उसके बाद पिंदाओ हमारे हीरो को देखकर बोलता है वो तुमने बनाई है ना लिटिल फ्रेंड? सो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, वो मेरी है। सीनियर वोंग, आप बिल्कुल पहचानने में कितने ज्यादा एक्सपर्ट हैं। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है वैसे ये मेरे टीचर ने ना मुझे बनाना सिखाया था और हाँ ये बिना किसी संदेह के पे युआन पिल है। सो जैसे ही वो लोग ये बात सुनते हैं सभी हैरान हो जाते हैं। ई फैमिली का पैट्रियार्च, ई काई, बिल्कुल सभी हैरान होकर बोलते हैं कि क्या? सो दोस्तों अब क्या होने वाला है अगले एपिसोड में, क्योंकि हमारे हीरो की जो रेपुटेशन है ना वो अब बहुत ज्यादा ऊपर उठने वाली है। सो अगर जानना चाहते हो अगले एपिसोड में क्या होने वाला है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए आए हो, वीडियो पसंद आया हो तो हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस एपिसोड में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड परिजनों के साथ शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। तो दोस्तों मैं आगे मास्टर ज़डेटी के एपिसोड 67 के साथ से चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम जाओ नैन के सेकंड अंकल को देखते हैं जो हमारे हीरो से बिल्कुल चिपक जाते हैं एंड बोलते हैं कि यांग युन, हम कितने ज्यादा लकी हैं जो तुम हमारे साथ हो। और जब हम एशियन कैपिटल में मिले थे तभी मुझे एहसास हो गया था कि तुम कोई मामूली आदमी तो नहीं हो। ऐसा हमारा हीरो बोलता है कि हाँ क्या बकवास कर रहा है ये। उसके बाद जो फैंग दाओ चैंग है ना वो हमारे हीरो को देखकर बोलते हैं कि मिस्टर यांग अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? हम दोनों बैठकर रसायन शास्त्र यानी कि इसके बारे में बात कर सकते हैं कि गोलियां कैसे बनाई जाती हैं, अच्छी हाई लेवल की गोलियां कैसे बनाई जाती हैं। एंड उसके बाद जो जाओ फैमिली के पैट्रियार्च हैं वो बोलते हैं कि फैंग दाओ चैंग मेरी जो बर्थडे पार्टी है वो बस शुरू होने वाली है, क्या आप प्लीज मेरी बर्थडे पार्टी खत्म होने तक इसका इंतजार कर सकते हैं? एंड जो जाओ फैमिली के पैट्रियार्च है ना वो सोच रहे होते हैं कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ इतना ज्यादा होनहार अल्केमिस्ट आखिर मैं अपने हाथों से कैसे जाने दूंगा? ये हमारे हीरो के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि भाई इतना बड़ा रसायन शास्त्री फैंग दाओ चैंग हमारे हीरो को देखकर हैरान हो जाता है कि ऐसी गोली यानी कि पे युआन पिल हमारे हीरो ने बनाई है तो कुछ ना कुछ तो गजब बात तो होगी इसमें। सो पैट्रियार्च की बात सुनकर फैंग दाओ चैंग बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा चैंग शैंग, मैं तो बस बात करने वाला था कि आखिर इन्होंने पे युआन जो पिल है वो कैसे बनाई। उसके बाद वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि से अगर पे युआन पिल की बात अलग भी रखें, जो पे युआन पिल है ना वो जब खो गई थी जब वुदांग उस माउंटेन से चला गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर यांग वुदांग के कोई जान पहचान वाले हों? जो जाओ फैमिली के पैट्रियार्च हैं वो बोलते हैं कि मेरे जो टीचर है ना वो युआन सेक्ट के हैं और जो पे युआन पिल है वो भी युआन सेक्ट की अमानत है और मुझे लगता है कि इस गोली का वुदांग के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। एंड उसके बाद जो पिंदाओ है ना वो बोलता है कि जो पे युआन पिल है ना वो अभी इस दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। एंड दूसरी तरफ जो ई फैमिली है ना उससे तो कोई पूछ ही नहीं रहा होता है, कुत्ते जैसी हालत हो गई होती है उसकी। सो ये सब देखकर ई काई बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि ग्रैंडपा अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी फैमिलीज के बीच का जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। सो उसके बाद ई फैमिली के पैट्रियार्च अपनी पावर दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम सभी को याद है ना कि जाओ फैमिली और ई फैमिली के बीच एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भले से ये बच्चा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये रहेगा तो बस एक जंगली बच्चा ही, गांव से आया हुआ गवार, और ये 4 महान फैमिलीज में से एक का सन इन लॉ तो बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। सो तभी जो पिंदाओ है वो भी अपना पावर दिखाते हुए बोलता है कि ई जाइतेन तुम जिस तरीके से बोल रहे हो ना तुम्हें उस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए। जो यहाँ पर जितने भी लोग आए वो सभी मेहमान हैं और अगर तुम इसी तरीके से बात करते रहे तो मैं यहाँ पर बैठे रहा और चुप नहीं रहूंगा। सो उनकी बात सुनकर जो ई फैमिली का पैट्रियार्च और पिंदाओ है आमने सामने आ जाते हैं और ई फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है तुम्हारा जो पावरफुल ब्लड क्यूआई है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि सीनियर वोंग शुआन जी इसे अपने अंदर छुपाए हुए होंगे इतनी ज्यादा पावर को, और मुझे लगता है कि ये मार्शल आर्ट के इंजन के 9वीं लेवल के करीब होंगे और जो ई जाइतान है वो थोड़ा कमजोर है। हमारा हीरो ये सब देख रहा होता है एंड उसके बाद जो टुगु रूथलेस है वो बोलती है कि क्या तुम्हें भी ये फील हुआ? सो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ हमें ये नहीं होना चाहिए, पहले हमें इस सिचुएशन को संभाल लेना होगा। सो उसके बाद जो लूशुशी है वो बोलती है तुम एक कल्टिवेटर हो और तुम उससे डर रहे हो। हाँ अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो अभी तक वो आदमी अपने घुटनों पर झुका हुआ होता और वो हर पल बस अब दया की भीख मांग रहा होता कि मैं उसे माफ कर दूं। सो उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है मुझे लगता है कि हमें इस बर्थडे पार्टी को सत्यानाश नहीं करना चाहिए और मैं पैट्रियार्च जाओ की
पार्टी को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकता। उसके बाद जो जाओ नैन के सेकंड अंकल है ना, वो बोलते हैं कि आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, पहले हम सभी को बर्थडे पार्टी के हॉल में चलना चाहिए, वहां पर पार्टी को एंजॉय करने के लिए, और अगर आप दोनों कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप प्लीज वो पार्टी की बात कर लीजिएगा। सो उसकी बात सुनकर पिंदाओ दूसरी तरफ मुड़ जाता है, बोलता है कि हाँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीन बोलता है, हम देखते हैं कि जो पार्टी है ना वो शुरू हो गई होती है, लोग आपस में बैठे हुए होते हैं, खाना पीना कर रहे होते हैं, एंड जो अच्छे वाली लोग हैं ना वो सभी एक साइड बैठे होते हैं, यानी कि पिंदाओ, फैंगदाओ, चैंग, जाओ फैमिली का पैट्रियार्च, जाओ नैन के सेकंड अंकल और हमारा बीच हीरो जो बीच में बैठा हुआ है। और तभी हम वहां पर माँ फैमिली को देखते हैं। जो माँ फैमिली का लड़का होता है ना वो बोलता है कि ग्रैंडपा अब हम क्या करें, आखिर जाओ फैमिली के साथ यांग यून का इतना अच्छा रिलेशनशिप कैसे है, अब हमें क्या करना चाहिए। सो उसके जो ग्रैंडपा है वो बोलते हैं कि तुम सिर्फ उसकी जो रिलेशनशिप है वो जाओ फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे बगल में खड़े हुए इतने ज्यादा गुस्से में ई फैमिली के जो वो दो लोग हैं वो नहीं दिखाई देते। हाँ, यांग यून ने बोन फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन को गुस्सा में दिला दिया है और हमारे भी एक मेंबर मार दिया है जो कि डार्क पावर का एक 8वें लेवल का आदमी था, और अगर इस वक्त हमने उसे गुस्सा दिलाया तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी परेशानी वाली बात होगी। पहले हम इंतजार करना चाहिए कि जो ई फैमिली है वो कब उस पर हमला करे, और उसके बाद हम सही मौके का इंतजार करेंगे उस पर हमला करने का। एंड उसके बाद हम उसी ई फैमिली के पैट्रियार्च को देख हमारे हीरो को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, एंड इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि उसके हाथ में जो कप था वो उसे भी तोड़ देता है गुस्से में। एंड ये देखकर वहां की जनता जनार्दन काफी ज्यादा हैरान थी कि भैया इतना ज्यादा गुस्सा। एंड उसके बाद ई फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है कि बस बहुत हो गया, मेरे सब्र की भी एक हद है, तुम बस हमें हर बार इसी तरह से अवॉइड करते जा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरी ई फैमिली की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। एंड उसके बाद ई फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है, जब हमारी 2 फैमिलीज ने एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो उस टाइम पर तुम इसके लिए राजी थे, अब मुझे एक सही आंसर चाहिए कि तुम्हारा आंसर क्या है इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सो उसकी बात सुनकर जाओ नैन बोलती है कि ग्रैंडपा आप उस दिन नशे में थे और उस टाइम पर आपने जो हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो कोई बिना सोचे समझे बनाया था, आखिर ये कैसे हो सकता है, हाँ आप ही बताइए। सो उसके जो ग्रैंडपा बोलते हैं कि जाओ नैन तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और वहीं पर जो पिंदाओ होता है वो बोलता है कि अब जब सब लोग यहाँ पर हैं तो मैं जाओ फैमिली के साथ अपना जो वादा है पहले उसे पूरा करूंगा। उसके बाद पिंदाओ बोलता है, चलो अब जाओ फैमिली का मैथ करते हैं। एंड उसके बाद पिंदाओ ना जाने क्या करता है, वो कुछ करने लगता है एंड बोलता है, हमारी वाम फैमिली के पास एक यूनिकॉर्न है, लेकिन तुम्हारी जाओ फैमिली का एक फोइनिक्स है, और जो फोइनिक्स है अब वो एक ऑस्पिशियस ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और आज के टाइम पर जो भी ड्रैगन है उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। सो उसकी बात सुनकर जो जाओ फैमिली के पैट्रियार्च हैं वो बोलते हैं कि जाओ नैन एक फोइनिक्स है और जो ड्रैगन है वो है। सो पिंदाओ बोलते हैं कि अभी भी बहुत दूर हो तुम अपने गेस से, हाँ जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे बगल में ही है। सो उसके बाद फैंदाओ चैंग एंड चैंग चैंग दोनों अपने बगल में देखते हैं। सो उनके बगल में तो हमारा हीरो बैठा हुआ होता है। सो हमारा हीरो बोलता है कि क्या मैं। सो ये सुनकर ई फैमिली का पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्से में आकर बोलता है कि ये नामुमकिन है, मैं इसे नहीं मानता। क्या ये के बच्चा एक ऑर्फन है, आखिर ये एक ड्रैगन कैसे हो सकता है, हाँ ये मामूली सा बच्चा एक ऑर्फन होकर एक ड्रैगन कहां से हो सकता है। सो उसके बाद पिंदाओ बोलता है, यही सत्य है, और तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हारे पापा आज जिंदा होते तो वो भी मेरी आज थोड़ी बहुत इज्जत तो करते ही होते। उसने मेरे सेक्ट रैन सुनेर की जान बचाई थी और मेरी वांग फैमिली का एक अच्छा पिलर भी बनाया था, और अब वो मेरी एक फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है। और यांग यून के पेरेंट के रूप में मैं जाओ फैमिली से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस शैंगलोंग कार्ड का एक टोकन के रूप में यूज करता हूँ। सो ये सब देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैरान था, एंड हैरान नहीं था, वो बहुत ज्यादा परेशान भी था। वो सोच रहा था कि सब कुछ खत्म, भाई सब कुछ खत्म हो चुका है, ये जो मैं नकली नाटक कर रहा था इतनी देर से ये सब खत्म हो चुका। एंड पीछे से लोगों की आवाज आ रही थी कि ये तो एक रिसोर्स एलोकेशन टोकन है जो कि क्वीनलिंग माउंटेन में था, वांग फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम हमारे हीरो और जाओ फैमिली के पैट्रियार्च सभी को एक साथ देखते हैं। एंड उसके बाद जो जाओ फैमिली के पैट्रियार्च हैं वो बोलते हैं कि तुम और जाओ नैन एक दूसरे से प्यार करने लगे, हाँ, और अब वक्त आ चुका है कि तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाओ। और पिछले टाइम पर जब मैं शराब पी टल्ली हो गया था उस टाइम पर मैंने ई फैमिली के साथ जाओ नैन और इकाई का गलती से एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था, वो मेरी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी भूल थी। और इसके बाद जाओ फैमिली का पैट्रियार्च हंसते हुए बोलता है, ये देखकर कि तुम्हारे साथ 2 फीमेल सेक्रेटरी हैं, तुम उन्हें भी वो एंशिएंट कैपिटल में लेकर आए हो इस बार। ये सब देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनका जो काम करने का तरीका है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तुम और जाओ नैन यहाँ पर कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो, है ना। बस उनकी बात सुनकर हमारा हीरो और भी ज्यादा परेशान होकर बोलता है कि
एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि वैसे मुझे जितना याद है उसके हिसाब से तो ये बाहर जाने का तरीका मतलब रास्ता नहीं है ना, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। सो उसकी बात सुनकर जो जाओ फैमिली के पैट्रियार्च हैं वो बोलते हैं तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जाओ नैन ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। हमारी जो 4 एंशिएंट मेजर फैमिलीज है ना वो हर एक ऐसे ही किसी पार्टी के बाद मार्शल आर्ट का परफॉर्मेंस रखती हैं जिसमें वो सभी एक दूसरे के साथ लड़ती हैं। हमारा हीरो बोलता है कि मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस। सो उसके बाद वो बोलता है जाओ फैमिली का पैट्रियार्च। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं वो अपने अच्छे मार्शल आर्टिस्ट को भेजते हैं लड़ने के लिए और एक दूसरे से अच्छे लड़ने के तरीके सीखते हैं। और तुम्हें इस बारे में बहुत ज्यादा अच्छा केयरफुल होने की जरूरत है क्योंकि जो ई फैमिली और माँ फैमिली है उनके तुम्हारे साथ जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और वो तुम्हें इतनी आसानी से तुम बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। सो दोस्तों क्या होगा आप हमारे हीरो के साथ, ये जानने के लिए तुम लोगों को अगला एपिसोड देखना पड़ेगा क्योंकि ये एपिसोड हमारा समाप्त हो चुका है। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करो और इस एपिसोड में तुम्हारा जो फेवरेट पार्ट है वो कौन सा था कमेंट में प्लीज जरूर बताना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ जरूर से शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। तो दोस्तों ये है मामा स्टार्स डी का एपिसोड और साथ चलो बिना के ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मस्त सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक चील उड़ रही होती है एंड उसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं एंड वहां पर एक रिंग होती है लड़ने के लिए एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ा हुआ होता है जाओ नैन के साथ एंड वो बोलता है अच्छा तो ये है मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस। जो यानचेंग एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट का यहाँ पर एटमॉस्फेयर है ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट है एंड वहीं हमारे हीरो के पीछे डुगो रूथलेस और लू शूशी होती है एंड उसके बाद जो जाओ नैन है वो बोलती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सीनियर वोंग ने पिछली बार हमारे ऊपर वो कैलकुलेटेड किया था। सो हमारा हीरो उनकी तरफ मुड़ता है एंड बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम जैसी लड़की से इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं मांग सकता। सो जाओ नैन कहती है कि ऐसा मत कहो एंड उसके बाद तभी उस रिंग में से हमारे हीरो को कोई चिल्लाकर बुलाता है कि यंग यून एंड उसके बाद हमारा हीरो लू शूशी और डुगु रूथलेस की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं कि दोस्तों ये एक आदमी होता है जो बोलता है कि अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो यहाँ नीचे आओ और मुझसे लड़ो। दोस्तों इस आदमी का नाम है ईवू और ये एक एंशिएंट वॉरियर है जो कि डार्क एनर्जी के 7 लेयर पर है। सो ये सब देखकर जो जाओ फैमिली के पैट्रियार्च हैं वो बोलते हैं तुम्हें उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, वो ईवू है जो कि ई फैमिली का एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है एंड उसके बाद जो ईवू है वो बोलता है तुम सच में पैट्रियार्च जाओ पर इतना ज्यादा निर्भर करते हो, तुम कैसे लूजर हो यार। और मुझे भी यही लगता है कि तुम जाओ फैमिली से भले ही कुछ ना कुछ चीटिंग करके आए होगे, तुम सच में गधे हो गधे और कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो तुम। सो ये सुनकर हमारे हीरो को और डुगु रूथलेस को गुस्सा आ जाता है एंड उसके बाद जो ईवू है वो बोलता है और अगर तुम सच में एक मर्द हो तो तुम यहाँ पर क्यों नहीं आते और मुझसे एक मर्द की तरह लड़ाई क्यों नहीं करते। हाँ लेकिन तभी अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि वहां से जो डुगु रूथलेस होती है ना वो वहां से जंप मारती है। सो उसे देखकर हमारा हीरो कहता है कि रूथलेस एंड जो लूशूशी है वो बोलती है तुम कितनी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो यार। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि डुगु रूथलेस उस आदमी से लड़ने के लिए वहां पर आ गई होती है। सो डुगु रूथलेस को देखकर वो जो आदमी है वो बोलता है उसने मुझसे लड़ने के लिए एक लड़की को भेजा। हाँ तुम्हारा मास्टर सच में कचरे हाई कचरा है ना। सो उसके बाद जो जाओ नैन है वो बोलती है कि चुप हो जाओ, हमारे जो मास्टर हैं वो हर एक चीज कर सकते हैं, तुम जैसी मामूली चींटी को मारने के लिए मेरे मास्टर को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें मारना हमारे मास्टर के लिए एक चींटी को मारने से भी ज्यादा आसान होगा, इसीलिए तुम उनसे लड़ाई करने के योग्य नहीं हो। तो ये सुनकर उस ईवू को गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि कितनी बुरी औरत है यार ये। एंड उसके बाद जो ईवू है वो अपनी जगह पर से उछलता है एंड उछलते हुए जाओ नैन पर अपना मुक्का बनाकर लड़ने के लिए उसकी ओर जाने लगता है एंड वो बोलता है मुझे लगता है कि मेरा सिर्फ एक अटैक ही तुम्हें मारने के लिए काफी होगा एंड जब ये अटैक तुम पर लग जाए ना तो रोना मोना मत यहाँ पर। सो जो डुगु रूथलेस है ना वो उसके पंच को अपनी तलवार अपने हाथ से रोक देती है एंड बोलती है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बस बकवास ही कर सकते हो, मुंह ही चला सकते हो अपना और कुछ भी नहीं कर सकते। एंड जो ईवू होता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसने आखिर मेरे अटैक को कैसे रोक लिया। एंड उसके बाद जो डुगु रूथलेस है वो उस पर अपनी तलवार से इस तरीके से अटैक करती है। सो जो वो ईवू है ना वो जैसे ना तैसे बेचारा का ना जाने कैसे उसके अटैक से बच पाता है एंड वो सोचता है कि इसकी स्पीड और इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, क्या ये लड़की सच में ताकत के मामले में बस 8वें लेवल पर है। लेकिन उसके बाद जो ईवू है वो खुद को संभालता है एंड उसके बाद वो फिर से जाओ नैन में अपना पंच मारने के लिए उसकी ओर जाता है। सो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि वो जो डुगु रूथलेस होती है ना वो उसकी किक को बस अपने एक हाथ से ही रोक देती है
एंड जो ईवू है वो ये देखकर हैरान था कि आखिर इसने मेरी किक को अपने बस एक ही हाथ से कैसे रोक दिया, और ये मेरी पावर का 70% था। एंड उसके बाद जो डुगू रूथलेस है वो अपनी तलवार को घुमाती है एंड अपनी तलवार से उस ईवू पर अटैक करती है। तो जो वो ईवू है ना वो उस तलवार को अपनी ओर आते हुए देख रहा होता है एंड वो सोचता है कि मैं इसे नहीं डॉज कर पाऊंगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक तूफान सा आने लगता है, एक टॉर्नेडो बनने लगता है एंड उस टॉर्नेडो में जो ईवू है वो जाने लगता है डुगू रूथलेस की एक अटैक की वजह से। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि डुगू रूथलेस ने जो उस ईवू पर अटैक किया था उसकी वजह से जो ईवू है वो बहुत दूर आसमान में उड़ जाता है एंड उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। एंड उसके बाद जो ईवू है वो बहुत ज्यादा दूर गिरता है एंड ये देखकर ई फैमिली और हमारा हीरो और जाओ फैमिली और मा फैमिली सभी बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एंड उसके बाद जो ईवू है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, तो वो बोलता है कि मैं हार गया। लेकिन तभी अचानक उसे ई फैमिली के एक पैट्रियार्च की याद आती है जिसने हारने पर उसके एक साथी को मार दिया था। एंड वो बोलता है कि अगर तुम फिर से हार गए तो तुम मारे जाओगे। यानी कि ई फैमिली के पैट्रियार्च ने कुछ ऐसा कहा था कि अगर तुमने अपने ओपोनेंट को नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सो ये देखकर जो ईवू है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड उसके बाद डुगू रूथलेस उसके पास आती है एंड वो बोलती है क्या तुम मुझसे और लड़ाई करना चाहते हो। तो जो ईवू है वो चिल्लाकर बोलता है तुम अपने आप को ज्यादा बहादुर मत समझो, बिल्कुल मैं तुमसे लड़ूंगा, और वैसे तुम्हें बता दूं कि मैंने अपनी ताकत का 50% भी तुम्हें नहीं दिखाया है। क्या बकवास कर रहा है, इसकी 70% वाली पावर को तो वाली किक को हमारी डुगू रूथलेस ने बस अपने एक हाथ से रोक दिया था। एंड उसके बाद जो ईवू है वो खड़ा होने लगता है एंड दोस्तों उसके हाथ में पीछे कुछ तो था जिससे डुगू रूथलेस बिल्कुल वाकिफ नहीं है। एंड ये देखकर हमारा हीरो भी हैरान हो जाता है एंड वो बोलता है कि रूथलेस जरा संभल कर। तो दोस्तों आखिर वो क्या चीज है जो इस ईवू के पास है, यानी कि अपने हाथ में वो पीछे छुपाए हैं। उसे देखकर हमारा हीरो इतना ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या वो चीज इतनी ज्यादा खतरनाक है जो डुगू रूथलेस के लिए जान का हमला साबित हो सकती है। तो ये सब जानने को मिलेगा तुम लोगों को अगले एपिसोड में, क्योंकि हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो चुका है। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, और अगर इस चैनल पर नए आए हो तो एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि इस एपिसोड में तुम्हारा जो फेवरेट पार्ट है वो कौन सा था, एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स और परिजनों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। दोस्तों ये है मास्टर्स डेटी का एपिसोड 69। तो चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि जो ईवू है वो डुगू रूथलेस पर अपने किसी ऐसे घटिया तरीके से अटैक करने वाला होता है। तो हमारा हीरो कहता है कि डुगू रूथलेस संभल कर, और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो ईवू होता है वो डुगू रूथलेस पर अपने उसी अटैक से अटैक कर रहा होता है। सो जो डुगू रूथलेस है वो ये उस अटैक को देखकर बोलती है कि उसकी नीडल पर तो पॉइजन लगा हुआ है। एंड उसके बाद जो ईवू है वो अपना एक अटैक करता है जिसकी वजह से डुगू रूथलेस काफी ज्यादा दूर फेंकने लगती है। एंड उसके बाद वो दौड़ते हुए रूथलेस को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है एंड बोलता है कि अब तो तुम मरने वाली हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो ईवू होता है वो डुगू रूथलेस का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है अब तुम नहीं बच पाओगे मुझसे। एंड दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हम ई फैमिली के उसी पैट्रियार्च को देखते हैं जो ये सब देख रहा था एंड उसके हाथ में कुछ तो था, शायद से कुछ कंचे थे एंड वो उसी में से एक कंचों को रूथलेस की तरफ फेंक देता है जिसकी वजह से वो कंचा रूथलेस की टांग में लग जाता है। एंड ये देखकर रूथलेस का ध्यान उस कंचे की तरफ जाता है एंड वो सोचती है कि अरे नहीं, ये तो एक छुपा हुआ हथियार था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि स्लैश हम ये देखते हैं कि ईवू ने अपना एक अटैक डुगू रूथलेस पर कर दिया होता है जिसकी वजह से दोस्तों डुगू रूथलेस को चोट लग गई होती है। एंड उसके बाद ईवू हंसते हुए बोलता है कि अब तुम मरने वाली हो। लेकिन तभी हम अगले पल में देखते हैं कि कोई ईवू में अपना जूता मार देता है। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि ये होता है हमारा हीरो जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि इसने ईवू ने डुगू रूथलेस पर अपने एक घटिया अटैक से अटैक किया था। एंड हम देखते हैं कि हमारे हीरो की किक की वजह से जो डुगू रूथलेस का चेहरा होता है वो जमीन में धंस चुका होता है। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि उसके बाद हमारा हीरो उस पर एक और अटैक करता है एंड वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वहां पर जो आसपास की जमीन थी ना वो टूट जाती है। एंड उसके बाद ईवू मस्त हवा में उड़ते हुए जा रहा होता है। एंड दोस्तों वो इतनी तेजी से गया था ना कि वहां पर धुआं धुआं हो गया था। एंड उसके बाद हम ईवू को देखते हैं जो कि कांप रहा होता है एंड वो कांपते हुए उठता है। एंड हम देखते हैं कि ईवू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसके दांत टूट चुके हैं। एंड वो ये सब देखकर सोच रहा होता है कि आखिर अभी क्या हुआ, आखिर मैं उसके कुछ मूवमेंट को देख ही नहीं पाया कि उसने मुझ पर किस तरीके से हमला किया। और मुझे लगता है कि जो ई फैमिली के पैट्रियार्च है ना उनके पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इस बच्चे से जीत पाएंगे। एंड उसके बाद ईवू को कुछ महसूस होता है। सो वो हमारे ऊपर की तरफ देखता है। सो देखता है कि वहां पर तो हमारा हीरो है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे बोल रहा है कि मुझे जिस तरह के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है वो लोग जो छिपकर हमला करते हैं।
और अगर तुमने ये सब करने की हिम्मत की है तो मुझे लगता है तुम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होगे। सो उसके बाद जो ईबू है वो बेचारा रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया गया था, मैं हार मानता हूँ, मैं आपको इसका एंटीट्यूड दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो वो ईबू होता है वो फिर से कुछ नीडल्स निकाल लेता है अपने हाथ में एंड वो नीडल से हमारे हीरो पर हमला कर देता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हाँ बस तुम इन सारी बातों का ख्याल ही देखते रहो। एंड लेकिन अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो उसके पंच को पकड़ लेता है। एंड दोस्तों दूसरी तरफ हम ईबू को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि इसे पता था कि मैं इस पर हमला करने वाला हूँ, इसी वजह से इसने मेरे अटैक को रोकते हुए अपना हाथ लगा लिया, जिसकी वजह से इसका हाथ है वो इंजर्ड हो गया है। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो इससे बोलता है, जो चीता होता है वो हमेशा छुपकर ही हमला करता है, अगर तुम इस तरीके के घटिया अटैक्स करना पसंद है तो मैं तुम्हारा ये हाथ ही तोड़ देता हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो ईबू का एक हाथ तोड़ देता है, की वजह से ईबू को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कंचा डुगुरुथलस की तरफ आया था, जो कि ई फैमिली के पैट्रियार्च ने फेंका था, वही हमारे हीरो की तरफ भी आ रहा है। लेकिन हमारा हीरो से अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है कतई स्टाइल में एंड बोलता है कि फिर से इसी तरह के घटिया अटैक। हाँ एंड उसके बाद वो उस कंचे को फिर से ई फैमिली के पैट्रियार्च की ओर ही फेंक देता है एंड ई फैमिली के पैट्रियार्च की तरफ से जो वो कंचा है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से निकल जाता है। एंड ये देखकर तो ई फैमिली का पैट्रियार्च भी हैरान हो गया होता है कि क्योंकि जो हमारे हीरो ने कंचा फेंका था ना वो एक पेड़ से टकराया था एंड वो पेड़ लगभग टूट ही चुका है उसके मामूली से हमले से। एंड उसके बाद वहीं पर जो जनता जनार्दन थी वो आपस में बात कर रही थी कि ये किस फैमिली का मेंबर है, आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। वहीं दूसरा आदमी बात करता है, मुझे लगता है कि ये वोंग फैमिली से है। एंड ये सब देखकर जो जाओ फैमिली के पैट्रियार्च हैं वो हैरान होते हुए सोच रहे थे कि ये ताकत तो डार्क स्ट्रेंथ लेवल की है जो कि इनेट वॉरियर से भी ज्यादा होती है, आखिर इसके जैसा एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो ईबू से बोलता है, आखिर तुम किस तरह से मरना पसंद करोगे। तो ईबू घबराते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर से करने की कभी भी हिम्मत नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, हमारा हीरो उसमें एक और पंच मार देता है जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल आता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो ईबू होता है वो बेचारा जमीन से बहुत ज्यादा घिसटते हुए जा रहा होता है। एंड उसके बाद हम ईबू को देखते हैं जो कि लगभग मर ही गया होता है, बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो बोलता है, कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता हो, हाँ जिसे भी मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हो वो यहाँ आ सकता है मुझसे लड़ने के लिए, प्लीज इस रिंग में आइए और मुझसे लड़ाई कीजिए, मैं आप सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। एंड दोस्तों ये कहते वक्त हमारे हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सो दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए हो ये वीडियो देखा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि इस एपिसोड में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स और परिजनों के साथ जरूर से शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। तो दोस्तों ये हम मास्टर एज अ डेटी का एपिसोड 17 से चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में जैसा कि हमने देखा था कि हमारा हीरो ईबू को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हरा देता है। एंड उसके बाद हमारे हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सो वो बोलता है गुस्से में कि जिस भी इंसान को मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हो वो यहाँ रिंग में आ सकता है और मुझसे लड़ाई कर सकता है, मैं उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम ई फैमिली के पैट्रियार्च को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है ये देखकर कि उसका जो आदमी था ईबू वो हार गया होता है हमारे हीरो के सामने। एंड वो सोच रहा होता है मैंने इस तरीके से तो कुछ भी प्लान नहीं किया था। एंड उसके बाद हम माँ फैमिली को देख, जो माँ फैमिली का ग्रैंडसन होता है वो बोल रहा होता है कि ये जो यंग यून है ना ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जब पिछली बार जब मैं इससे मिला था तब इसकी ताकत देखकर मुझे लगा था कि हम इसे हरा सकते हैं, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब हम इसे हरा पाएंगे। एंड उसका जो बुढ़ा है ना वो ये सब देख रहा होता है। उसके बाद दोस्तों हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा पावर निकल रही होती है। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। हमारा हीरो उनसे बोलता है जो डुगुरुथलस है वो मेरे ग्रुप की एक मेंबर है और अगर वो तुमसे लड़ाई में हार जाती है तो मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा जो भी घटिया तरीके से जीतने की कोशिश करता है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो घटिया तरीके से और घटिया चालों का यूज करके जीतने की कोशिश करते हैं। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है ई फैमिली के बुढ़े, मैं तुम लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे खिलाफ ऐसे घटिया चालों का यूज कर रहे हैं।
सो हमारे हीरो को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जो ई फैमिली का पैट्रियार्च होता है ना, वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन भाई साहब डरा तो हुआ तो है, लेकिन अपना एटीट्यूड नहीं भूलेगा। बोल रहा है मैं इस बात तुम्हें जाने देता हूँ। एंड उसके बाद हमारा हीरो दूसरी तरफ घूमता है एंड वो डुगू रूथलेस की तरफ देखता है, जो कि शायद से दोस्तों बेहोश हो गई होती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि हमारे हीरो ने डुगू रूथलेस को अपनी गोद में उठा लिया होता है। एंड जो डुगू रूथलेस है वो हमारे हीरो से बोल रही होती है, देखो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, अगर तुमने उनमें से किसी के साथ भी कुछ भी बुरा किया तो तुम्हें काफी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तुम हमारे ग्रुप के लीडर जो हो। सो उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है, तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। अगर किसी ने भी मेरे ग्रुप के लोगों पर हमला करने की जरा सी भी कोशिश की या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। एंड हमारे हीरो को इस तरीके से देखकर जो डुगू रूथलेस है वो शर्मा रही होती है एंड उसे हमारे हीरो के लिए काफी ज्यादा प्यार आ रहा होता है। एंड दोस्तों तुम लोगों को बता दूं कि जो डुगू रूथलेस है वो बेहोश नहीं हुई थी, उसने अपनी पूरी ताकत खो दी है उस पॉइजन की वजह से, जो पॉइजन ईवू ने उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया था अपने उस घटिया चाल की मदद से। एंड जो हमारा हीरो है वो उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ और तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दूंगा, ओके। एंड उसके बाद हम जाओ फैमिली के पैट्रियार्च को देखते हैं, जो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। एंड वो सोच रहे थे कि अब चाइना में सिर्फ 4 ही बड़ी फैमिलीज नहीं है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है कि फिर से गिनती करनी पड़ेगी, क्योंकि एक 5वीं फोर्स आ चुकी है जो कि चाइना की सबसे बड़ी 4 फैमिलीज में से भी ज्यादा महान होगा। इस बच्चे यांग यून का। दूसरी तरफ हम पिंदाओ और जाओ नैन को देखते हैं, जो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि भाई ये कितना ज्यादा ताकतवर है और इसने खुला अपना चैलेंज दे दिया कि मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है और दोस्तों ये है जाओ फैमिली का लिविंग रूम। एंड यहाँ पर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि डुगू रूथलेस को डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, उसकी बॉडी में से जहर को खत्म कर रहा होता है। एंड वो सोच रहा होता है कि जो ही फैमिली के पास जहर है ना, वो डुगू रूथलेस की बॉडी में जो जहर था कोल्ड पॉइजन उससे भी ज्यादा खतरनाक है एंड उससे भी ज्यादा पावरफुल है। एंड उसके बाद हमारा हीरो डुगू रूथलेस को डिटॉक्सिफाई करते हुए वहां पर अपनी ताकत से एक छड़ी को उत्पन्न कर देता है डुगू रूथलेस के ऊपर। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस छड़ी को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे अपनी इस खुद की स्पिरिचुअल रूट्स नहीं दिख रही हैं, आखिर ये ट्रांसपेरेंट क्यों है। और इसके अलावा ऐसी किसी चीज का मास्टर की किताब में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारे हीरो की जो छड़ी थी ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी। एंड दूसरी तरफ हमने डुगू रूथलेस की छड़ी देखी थी, वो तो कतई सुनहरे से कलर में चमक रही थी। एंड दोस्तों इन छड़ियों का मतलब होता है उनकी खुद की स्पिरिचुअल रूट्स होती हैं ये। एंड तभी हमारे हीरो को एहसास होता है कि कोई हमारे हीरो को छुपकर देख रहा होता है। हम देखते हैं कि एक कोई काला सा आदमी होता है जो हमारे हीरो को छुपकर वहीं से देख रहा होता है। एंड जैसे ही हमारा हीरो खिड़की के पास जाता है एंड बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और वहाँ कौन है भाई, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। वो जो दूसरा आदमी होता है ना वो वहां से उड़ता हुआ चला गया होता है। दोस्तों खबर पता ना कि ये आदमी तुम लोगों को कौवे की तरह नहीं लग रहा है, हाँ? लेकिन दोस्तों हमारे हीरो का तो कोई इरादा नहीं है कि वो इस आदमी को ऐसे ही सही सलामत जाने देगा। एंड वो आदमी कब पीछा करने लगता है हमारा हीरो। एंड उसके बाद उन दोनों को भागते हुए काफी ज्यादा देर हो गई थी, इससे जो वो आदमी होता है वो हमारे हीरो पर अटैक करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। एंड सो हमारा हीरो भी वहीं पर रुकते हुए बोलता है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो और तुम कौन हो। सो उसके बाद हम देखते हैं कि घनी अंधेरी रात में जो वो आदमी होता है वो हमारे हीरो को देखकर बोलता है कि तुम्हारी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। एंड उसके बाद वो आदमी अपनी जगह से उछलता है एंड वो हमारे हीरो पर अटैक करते हुए बोलता है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए भेजा गया है, तुम्हारे बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भेजा गया है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। एंड उसके बाद हम बिजली की कुछ वेव्स देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस आदमी के अटैक से बचते हुए दूर हो जाता है। एंड उसके अटैक को देखकर हमारा हीरो सोचता है कि ये तो इलेक्ट्रिसिटी है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों जो वो आदमी होता है ना वो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकता है। हाँ, अपने हाथों के अटैक से वो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकता है। एंड उसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि अपने हाथ से इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहा होता है। एंड दोस्तों उसकी पूरी बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। एंड ये सब देखकर हमारा हीरो थोड़ा परेशान था। सो हमारा हीरो उस आदमी के इलेक्ट्रिसिटी वाले अटैक से बचते हुए दौड़ता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उसी आदमी के पास पहुंच जाता है। एंड वो उस आदमी के पास पहुंचकर अपनी लात मारते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और क्या तुम्हें पता भी है कि मैजिक का यूज कैसे किया जाता है। हाँ अच्छा, तो दोस्तों ये जो आदमी है ना वो किसी तरह के जादू का यूज कर रहा है। एंड उसके बाद देखते हैं कि हमारे हीरो की जो किक है वो उस आदमी में खल जाती है। एंड वो आदमी हमारे हीरो की उस किक को रोकने की कोशिश तो करता है अपने हाथ से, लेकिन हमारे हीरो की जो किक है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, सो वो उसे नहीं संभाल पाता।
एंड उसके बाद जो वो आदमी है वो काफी दूर तक खिसक जाता है हमारे हीरो की किक की वजह से। एंड उसके बाद जो वो आदमी है वो बोलता है, जादू, हाँ काफी इंटरेस्टिंग हो तुम, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुमने गलत गैस किया है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है ना, वो अपना जो कपड़ा पहने हुए है वो उतार देता है एंड वो बोलता है, पावर मेरी खुद की है, ये मेरी पावर है अवेकनिंग की, और तुम ही वो इकलौते पर्सन हो जो मेरी इस लाइटनिंग के अटैक से बच पाए हो। जो एल्डर वोंग ने कहा था वो बिल्कुल सच था। सो दोस्तों हमें पता चलता है कि ये तो कहते कोई डैशिंग आदमी होता है। एंड उसके बाद वो आदमी हमारे हीरो को नमस्ते करते हुए बोलता है कि मेरा नाम वू नैन है और मैं शेंग लॉन्ग टैंग का एडजुटेंट हूँ और मैं भी एक अवेकेंड पर्सन हूँ, और मिस्टर वोंग के ऑर्डर्स के अनुसार मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए आया था, आपसे मिलने के लिए आया था। एंड दोस्तों तुम लोगों को बता दूं, अवेकेंड का मतलब होता है कि किसी इंसान के अंदर कोई भी पावर या स्ट्रेंथ आ जाना। ओके, सो उस आदमी को देखकर हमारा हीरो पूछता है कि अवेकेंड, शेंग लॉन्ग टैन, क्या मिस्टर वोंग अब जाग चुके हैं? सो जो वो आदमी है वो बोलता है कि आपकी ही मदद करने की वजह से जो अब मिस्टर वोंग की हालत है वो काफी अच्छी हो चुकी है। मैं ये सब आपको बाद में बता दूंगा, अभी तो मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि हमें आपके ग्रैंडफादर के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं, अब वो साउथ में हैं। सो उसकी बात सुनकर जो हमारा हीरो है वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मेरे ग्रैंडपा? सो उसके बाद जो वू नैन है वो बोलता है, लेकिन आपको बता दूं कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो एक लोकल पावर से जुड़े हुए हैं और हमारे अंदाजों के मुताबिक शायद से आपकी माँ भी वहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन वो एक काफी ज्यादा खतरनाक एरिया है। सो हम वहाँ पर बिना सोचे समझे नहीं जा सकते, हमें वहाँ पर एक प्लान बनाकर जाना होगा। सो ये सब सुनकर हमारा हीरो बोलता है, जब मेरे पापा युद्ध में लड़ते वक्त वहाँ पर गायब हो गए कहीं, सो मेरी माँ ने भी हमें छोड़ दिया, तो अब मुझे पता चल चुका है कि वो साउथ में छिपे हुए हैं। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, एंड मेरे ग्रैंडपा ने मेरी ग्रैंड मदर को अकेला छोड़ दिया यहाँ पर मेरा और मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए। हाँ, मुझे उसका हिसाब तो चुकता करना ही है उनसे सही से। सो दोस्तों अब हमारा हीरो क्या हालत करने वाला है अपने ग्रैंडपा की, ये सब जानने को मिलेगा तुम लोगों को अगले एपिसोड में, क्योंकि हमारे ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो चुका है। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट इस एपिसोड में कौन सा था। इस एपिसोड को अपने फैमिली, फ्रेंड्स, परिजनों के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।